स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया, नमस्कार बेटा। क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से मुझे बताएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बारी बेटा पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करें। यस एवरीवन, ठीक है, एक बारी क्विक रिवीजन करें। आज हमारा होने वाला है बेटा मोस्ट प्रोबेबली कॉकरोच का और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। अगर इसमें से बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड या डेवलपमेंट से एसोसिएटेड कुछ टॉपिक बच जाए तो उसे हम बेटा नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ में लेंगे। तो इसका जो अगला सेशन होगा उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बेटा इसके बचे हुए जो अगर कुछ टॉपिक बच जाए तो उसे कवर करेंगे, मान के चलते हैं ये, ठीक है। यस एवरीबॉडी, बहुत शानदार, ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर है और आप लोगों ने आई होप एक कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा। मैंने आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट किया था टीचर्स फीड में और बहुत सारे बच्चों ने उस पर रिस्पॉन्स भी किया। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज क्विक रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का, ठीक है। आप लोग एक बारी एकदम अटेंशन के साथ में बैठो। सबसे पहले हम करेंगे बेटा रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और हमने बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा स्टार्ट किया है, ठीक है। यस यस, चलो हम एक बारी बेटा क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम के थ्रू। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल है और बेटा इसके साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। जब मैं कैनाल की बात करती हूं तो बेटा वो स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ लीड्स टू अ शॉर्ट ट्यूब्यूलर बेटा फेरिंग्स एंड फेरिंग्स लीड्स टू a narrow passage called esophagus and esophagus leads to the large sac like structure जिसे बोलते हैं बेटा क्रॉप। और वैसे बेटा इसके एलिमेंट्री कैनाल को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके गट को फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो पहले तो मैं फोरगट के पार्ट्स बताती हूँ, फिर बताऊंगी फोरगट कहाँ पे एंड हो रहा है, फिर मिडगट स्टार्ट हो रहा है, फिर हाइंड गट होगा, ठीक है। तो माउथ, माउथ लीड्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स लीड्स टू इसोफेगस, इसोफेगस लीड्स टू बेटा क्रॉप एंड क्रॉप लीड्स टू गिजर्ड, क्रॉप लीड्स टू गिजर्ड, राइट, क्रॉप लीड्स टू गिजर्ड। गिजर्ड के अंदर होते हैं बेटा क्या, सिक्स काइटिनियस, सिक्स काइटिनस टीथ ऐसे होते हैं। ये माउथ हो गया, माउथ से लेके बेटा गिजर्ड तक जिसको प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, गर्म पानी के लिए बोल देना प्लीज, प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। यहां तक बेटा इन पार्ट्स को बोला जाता है फोरगट, यहां तक के पार्ट को बोला जाता है फोरगट, ठीक है। गिजर्ड के अंदर की तरफ बेटा क्यूटिकुलर टीथ होते हैं, 6 क्यूटिकुलर टीथ होते हैं। पूरा फोरगट जो होता है वो पूरा फोरगट क्यूटिकल से लाइंड होता है। और यही बेटा गिजर्ड के अंदर जाके अंदर 6 हार्ड काइटिनस टीथ का भी फॉर्मेशन करता है, क्योंकि काइटिन का डिपोजिशन है तो काइटिनस बोल दिया। काइटिन इज नथिंग बट, मैं आपको ये कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते वक्त मैं बताऊंगी बायोमोलिक्यूल्स में कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। बेसिकली एक सब्सटेंस है जो किसी भी चीज को हार्ड बनाती है। तो इसीलिए गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर बेटा चीजों की अच्छी तरीके से ग्राइंडिंग हो रही होती है, और इस मूवमेंट में इस गिजर्ड के बाहर जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। क्रॉप जो होता है सैक लाइक होता है, इसमें फूड कैन बी टेम्पोररीली स्टोर्ड। तो माउथ से लेके गिजर्ड तक का हिस्सा ये कहलाता है बेटा फोरगट। क्या कहलाता है? फोरगट। फिर आती है बेटा मिडगट। मिडगट एक पतली सी ट्यूब है, एक पतली सी मिडगट जो है एक ट्यूब है बेटा, और मिडगट और फोरगट के बीच में कुछ ब्लाइंड टिब्यूल्स होती हैं। जो ब्लाइंड क्यों कहलाती हैं? क्योंकि एक एंड से बेटा अगर तुम देखोगे ऐसी होती है एक्चुअल में, एक साइड से क्लोज्ड और एक साइड से ओपन होती है। तो 6 से 8 बेटा ऐसी टिब्यूल्स होती हैं, 6 से 8 बेटा ऐसी टिब्यूल्स होती हैं जिन्हें हेपेटिक सीके बोला जाता है या गैस्ट्रिक सीके बोला जाता है, जिसका काम होता है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना इनटू द मिडगट, जिसका दूसरा नाम होता है मेसेंटेरॉन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मिडगट में इसी डाइजेस्टिव जूस की मदद से मैक्सिमम बेटा सारा डाइजेशन होता है इन द मिडगट। समझ में आ रही है बात? मिडगट की ट्यूब पतली होती है, हाइंड गट की जो ट्यूब होती है बेटा वो होती है कंपैरेटिवली थिक, ठीक है। तो इस मिडगट के खत्म होते ही बेटा आगे क्या स्टार्ट होगा? आगे क्या स्टार्ट होगा बेटा? आगे स्टार्ट होगा हाइंडगट। हाइंडगट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इलियम, colon and rectum, and rectum finally opens outside via beta anus। तो इलियम,
कोलॉन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड गट के। तो फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। मिडगट और हाइंड गट के बीच में भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग येलो कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये होते हैं बेटा 100 से 150, 100 से 150 इन नंबर येलोइश स्ट्रक्चर्स which are called as beta Malpighian tubules and Malpighian tubules are excretory in nature। आज हम देखेंगे ये कैसे excretory in nature होती है, किस चीज का बेटा excretion कर रही होती है, ये चीज हम देखेंगे। Yes everybody, यहां तक कोई दुखदार समस्या तो नहीं? तो Malpighian tubule 100 से 150 in nature, in number, located at the junction of midgut and hindgut। रोल क्या होता है excretory, hepatic CK या gastric CK, 6 to 8 in number, located at the junction of foregut and midgut या फिर gizzard and midgut। इसका काम क्या होता है बेटा, secretion of the digestive juice। क्लियर है बेटा? ये इनके एलिमेंट्री कैनाल थे। आपसे सीक्वेंस में पार्ट्स पूछते हैं, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, मिडगट एंड हाइंडगट। हाँ या ना भैया, ये कलर ऐसा क्यों है? हाँ उसमें से निकला है मुझे पता है, बट चेंज कर दो। यस एवरीवन, यस। फिर बात करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपने जैसा तो कोई बेटा इसके पास सिस्टम है नहीं कि ब्लड में गैसेस डिसॉल्व होंगी, फिर बेटा ब्लड कैरी करके लेके जाएगा। कल मैंने आपसे बोला था आरबीसी तो है ही नहीं, इनके ओवरऑल ब्लड सेल्स को बोला जाता है हीमोसाइट्स। आज मैं बताऊंगी आपको। तो इनका कोई हीमोग्लोबिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज अभी हम सर्कुलेशन में इसके पढ़ेंगे। तो ब्लड हैज नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्लड का कोई रोल नहीं होता है मैम। इनके पास एक सिस्टम होती है जिसे बोला जाता है ट्रेकियल सिस्टम। इनके पास एक सिस्टम होती है जिसे बोला जाता है ट्रेकियल सिस्टम। क्या बोला जाता है बेटा? ट्रेकियल सिस्टम। इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसे बोला जाता है ट्रेकियल सिस्टम। मैम ट्रेकियल सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है? ट्रेकियल सिस्टम में ऐसे मैम बॉडी के साइड्स में, लेटरल साइड्स में छेद होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें बोला जाता है स्पाइरिकल्स। तो अगर तुम कॉकरोच को साइड से देखोगे, ये कॉकरोच की मुंडी है, ये कॉकरोच की बॉडी है, तो ये बेटा साइड से ओपनिंग होती है जिन्हें बोला जाता है स्पाइरिकल्स। ये स्पाइरिकल्स कितने पेयर होती है बेटा? ये स्पाइरिकल्स होती है 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। क्या होती है? 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। इन स्पाइरिकल्स, इन होल्स से बेटा एयर बॉडी में अंदर आता है। बट इनकी रेगुलेशन करने के लिए, इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए, जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं वैसे ही बेटा इन पे भी दरवाजे होते हैं, उनको बोला जाता है स्फिंक्टर्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है बेटा? स्फिंक्टर्स। तो 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स एंड देन बेटा एयर विल एंटर इनटू द ट्रेकिया। स्पाइरिकल से एयर अंदर आती है। कहां आती है बेटा? ट्रेकिया में आती है। ट्रेकिया बेटा ब्रांच कर जाता है इनटू ट्रेकियोल्स एंड ट्रेकियोल्स जो होती है दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यू। तो एयर अंदर आई मैम स्पाइरिकल से आई ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर रिंग्स होती है, बट अपने ट्रेकिया की जैसी रिंग्स नहीं होती है। अपने ट्रेकिया की रिंग्स तो कार्टिलेज की बनी होती है, इनकम्प्लीट होती है, जो मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इनकी जो रिंग्स होती है काइटिनस होती है और कंप्लीट होती है एक्चुअल में, पर वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। ट्रेकिया से होते हुए ये जाएगी ट्रेकियोल्स और ट्रेकियोल से हो जाएगी बेटा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मिल गया बेटा गैसेस। किसको मिल गया? गैसेस आपके टिश्यूज को। दैट्स ऑल। इतनी सी बात हमने पढ़ी थी और बेटा हमने पूरा इसका एनसीईआरटी का रीडिंग भी किया था। आज हम बेटा इनके सर्कुलेशन से स्टार्ट करेंगे। और एक बारी बेटा दिल बना दो अगर आप लोगों को कोई दुखदार समस्या नहीं है और सारी चीजें बेटा रिवाइज हो गई, सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया रिवाइज हुई, याद हुई या नहीं बेटा, इस चीज के लिए एक दिल बना दो मस्त। ठीक है, यस। और अब हम बेटा क्या शुरू करेंगे? अब हम शुरू करेंगे इनका सर्क्यूलेटरी सिस्टम। जो हम शुरू कर चुके थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार बेटा, बहुत बहुत शानदार। कभी बेटा कॉकरोच को, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने कल यहां तक ये वाली चीजें लिखी हुई थी। हमने यहाँ पे बल्कि 2-3 पॉइंट्स और लिखे थे। वो वाले पॉइंट्स को बेटा मैं नहीं लिख रही हूँ, वो वाले पॉइंट्स को मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं उन पॉइंट्स को लिख रही हूँ जिसे मुझे एक्सप्लेन करना था। आपने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है एंटीरियर एयोर्टा वाला, तो ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना। हम इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हम कह रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा। कल हमने ये बात बोली थी ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं है कि ब्लड वेजल्स नहीं होते हैं, होते हैं मैम।
बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होगे। एक तो भाई है भी तो कौन, देखो ना कॉकरोच है भाई, तो कॉकरोच है क्या ही वेल डेवलप्ड होगा, पुअरली डेवलप्ड होते हैं। और मैम दे आर नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क, इनके बीच में कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता, तो क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। इनका जो ब्लड होता है, तो हमने बोला कि इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। बेटा इनको आप जरूरी नहीं है कि ऐसे ही 4 पार्ट्स में लिखो, आप चाहो तो इसे 2 पार्ट्स में लिख सकते हो, 3, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको लिखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं, हार्ट, हीमोलिम्फ, हीमोसील, एंटीरेटर, नहीं, अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही 4 पार्ट्स मेंशन करने हैं। कई बार बेटा हीमोसील और हीमोलिम्फ एक ही पॉइंट में ऐड कर देते हैं, तो एज सच तुम्हें इसे बेटा इसी तरीके से लिखना। भैया अगली बार ना ग्रीन टी ले आना। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ऐसा कोई मैंडेटरी बेटा रूल नहीं है। अच्छा 1 सेकंड बेटा मेरे को दे दो, 1 सेकंड मेरे को दे दो। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई आपको जरूरी नहीं है बेटा कि इसे हार्ट, हीमोलिम्फ, हीमोसील, एंटीरेयोटा इसी तरीके से लिखो, आप अलग वे में भी लिख सकते हो, कोई लोड नहीं है कि मैम आपने 3 बताया या 2 बताया। आपको ये बात समझ में आई? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हार्ट कैसा होता है इसका मैम, हीमोसील क्या होता है मैम, हीमोलिम्फ क्या होता है, और एंटीरियर अयोटा क्या होता है। अभी तक बेटा आपने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा था, तो ये वाला पॉइंट ऐड कर लो। और बेटा मैं आपको एक एक पॉइंट इसको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे आपने लिखा है हार्ट इसका होता है 13 चेंबर। अपना हार्ट कितना होता है बेटा? अपना हार्ट होता है 4 चेंबर हार्ट। अपना हार्ट कैसा होता है बेटा? 4 चेंबर हार्ट। इनके पास 13 चेंबर हार्ट होती है। और बेटा अपने से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि जब आप आगे एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हम होते हैं कॉर्डेट्स। हम क्या होते हैं? हम होते हैं कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स में जब हार्ट होता है तो बेटा दिल वेंट्रल साइड पे होता है। आप दिल की पोजीशन देखोगे तो बॉडी की, ये हमारा वेंट्रल साइड है, तो हमारा हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है। लेकिन कोई भी इनवर्टिब्रेट जब होता है, या फिर आप बोलो नॉन कॉर्डेट होता है, ये नॉन कॉर्डेट्स है। अगर आपको अभी नहीं पता है कि कौन नॉन कॉर्डेट है, कौन कॉर्डेट होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं बेटा, तो ये वाली चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि भाई नॉन कॉर्डेट होता है कॉकरोच, और कोई भी नॉन कॉर्डेट अगर उसके पास दिल है ना, तो वो दिल बिल्कुल अपोजिट साइड पे होगा एज कंपेयर टू कॉर्डेटा। अपन कॉर्डेटा है, अपना दिल बेटा इस साइड पे होता है, अपना दिल वेंट्रल साइड पे होता है, इनका दिल कहां होता है? डॉर्सल साइड पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा एक कॉर्डेटा के फीचर में और एक नॉन कॉर्डेटा के फीचर में। अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। इनका दिल होगा डॉर्सल साइड, अपना दिल कहां है बेटा? वेंट्रल साइड। अपना दिल है 4 चेंबर, इनका दिल है 13 चेंबर। अभी समझाती हूं। अपना ब्लड है कलर्ड, अपने ब्लड में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इनके ब्लड जिसको हीमोलिम्फ बोला जाता है वो कलरलेस ब्लड होता है, क्योंकि भाई इनके पास आरबीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इनके ब्लड सेल्स को ऐसे लिखा नहीं जाता है अलग से कुछ, ओवरऑल इनके। तो आप यहां से लिखोगे बेटा, यहां पे एक चीज लिखोगे कि इनका जो कलरलेस ब्लड है इसमें बेटा लिखा जाता है कि इसके पास प्लाज्मा पार्ट है जैसे अपने पास होता है, और इनके पास होता है बेटा हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स का मतलब है बेटा, हीमोसाइट्स ओवरऑल इनके ब्लड सेल्स को बोलते हैं। साइट का मतलब होता है सेल, और हीमो का मतलब होता है ब्लड, तो ओवरऑल ब्लड सेल्स के लिए नाम यूज किया जाता है हीमोसाइट्स, ठीक है। और हम कहेंगे यहाँ पे नो आरबीसी का कॉन्सेप्ट है, नो आरबीसी तो नो हीमोग्लोबिन, इसीलिए तो बेटा कलरलेस है। नो आरबीसी नो हीमोग्लोबिन, इसीलिए तो बेटा क्या है? कलरलेस है। और जैसे हमारा ब्लड जो होता है, हमारा जो खून होता है मैम, हम क्या बोल रहे होते हैं? वो हमारे रगों में दौड़ रहा है, हमारे रगों में दौड़ रहा है का क्या मतलब है बेटा? रगों में दौड़ रहा है का मतलब हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर होता है। इनका रगों में नहीं दौड़ रहा होता, इनका साइनसस में दौड़ रहा होता है। साइनसस मतलब ओपन, खुले स्पेस। अरे भाई तुम चुप हो जाओ। खुले स्पेस, ओपन स्पेस। अपना ब्लड ऐसा नहीं है बेटा कि पाइप में से आया और निकल के एकदम फैल गया बॉडी स्पेसेस में, नहीं। इनका जो हीमोलिम्फ होता है बेटा, दैट इज प्रेजेंट इन द ओपन स्पेसेस व्हिच आर कॉल्ड एज साइनसेस या फिर हीमोसील। ये लिखा है हीमोसील, तो ओपन स्पेस ऑल्सो नोन एज साइनसेस,
इन विच हीमोलिम्फ प्रेजेंट। हीमोलिम्फ इनके साइनसेस में है। जैसे मैं तुम्हें बता रही थी ना कि मैंने इस कॉकरोच को काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो जब कॉकरोच को पढ़ाते हैं बहुत डिटेल में, जो आपके काम का नहीं है, स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा किसी स्टेट बोर्ड में है, तो हर एक साइनसेस का बॉडी में नाम होता है। किसी को पेरीन्यूरल साइनस बोलते हैं, पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं, बट बेटा मैं जेन्युइनली बता रही हूं, आपके कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। आप वो सारा डिटेल मत पढ़ो भाई, कोई काम का नहीं है। मजा आता है लेकिन पर काम का नहीं है, तो तुम्हारे काम का नहीं है, इसलिए उतने साइनसेस के नाम नहीं बताऊंगी। एक और पार्ट मैंने लिखा हुआ है एंटीरियर एओर्टा, इसको एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम की मदद से। तो बेटा एक डायग्राम बनाए कॉकरोच का। जो ये तुम डायग्राम देख रहे हो ना, ये ना इमेजिन नहीं कर पाते हो कि ये क्या बनाया मैम, ये 13 चेंबर हार्ट जो ये कैसे दिखाई हुई है, और ये एलरी मसल्स क्या दिखाई हुई है। तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो दो डायग्राम से समझेंगे बेटा, साइड बाय साइड बेटा दो डायग्राम। एचबी क्या होता है? अच्छा, एचबी का मतलब है बेटा हीमोग्लोबिन, नो हीमोग्लोबिन। जब आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो भाई खून का कलर कैसे आएगा बेटा, है ना? यस यस। चलो अब हम ना बेटा दो डायग्राम बनाएंगे। आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, आपको कोई लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ। मैं ना आपको इस तरीके से डायग्राम को दिखाऊंगी कि आपको ना ये समझ आए कि ये डॉर्सल साइड है मैम, ये वेंट्रल साइड है, और इन्होंने कैसे दिखाया है उसे भी मैं समझाऊंगी। तो दो डायग्राम बनाएंगे। एक तो हम ऐसे बनाते हैं जो एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, एक तो हम ऐसे ही बनाएंगे जो एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें दिखाया है, पहले हार्ट को बनाते हैं। थोड़ा पतला पेन करना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरे 13 चेंबर ना बन पाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 13 चेंबर है, भले ही आपके बन पा रहे हो या नहीं बन पा रहे हो। मेरा थोड़ा चेंबर्स ना टेढ़ा जा रहा है, तो मैं चेंबर को थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये पहला चेंबर, 2 3 4 5 6 7 8। देखो मेरे 13 ना बन नहीं पाए। अब ना जो बच्चा पीडीएफ से पढ़ेगा कहेगा अरे मैम 13 होते हैं, आपने तो 8 ही बनाए हैं। तो मैं बना देती हूँ भाई, इससे पहले तुम रो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 12 ही बन पाए। लो 13 बना दिया मैंने, कोशिश मैंने पूरी की है भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना होता है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली मैं आपको 13 ही बना के बताऊं। आपको बता तो दिया है कि मैंने 13 होते हैं, है ना, बट चलो हमने 13 बना लिए। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे बेटा एक स्ट्रक्चर, येलो कलर से बनाएंगे, जो फर्स्ट चेंबर से कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं एंटीरियर अयोर्टा। अब मैं आपको ना दिखाऊंगी इसका साइड वाला व्यू। यहाँ पे थोड़ा सा लेबलिंग के लिए स्पेस रोक दो। बिल्कुल बनाना है बेटा, बिल्कुल बनाना है, 100% बनाना है, 100% बनाना है बेटा, एब्सोल्युटली, ठीक है। ड्रॉ करो बेटा, बिल्कुल ड्रॉ करो। तो मैं ना यहाँ पे कुछ कुछ लेबलिंग करूंगी, तो इतना स्पेस खाली छोड़ देना। और तुम चाहो तो तुम नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना रहे हो ना, तो तुम अगला जो मैं साइड में डायग्राम बना रही हूँ ना, उसको नेक्स्ट पेज में बनाना, ठीक है, उसको नेक्स्ट पेज में बनाना। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, इसके नीचे बनाना। अगर तुम्हारे पास साइड में स्पेस नहीं है तो तुम डायग्राम को नीचे बनाना ना, कोई लोड नहीं है, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ बेटा ये वाला डायग्राम, देखो, इससे तुम्हें बेटर और क्लैरिटी मिलेगी। ये कॉकरोच का सर, खाते पीते घर का कॉकरोच बन गया है भाई, देखना, मोटू कॉकरोच। अब चेंबर दिखाते हैं, 4 5 6 7। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यस, ठीक है।
एडजस्टमेंट कर ली ना हमने। बेटा बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इससे थोड़ा नर्वस सिस्टम वाला भी समझ में आएगा, देखना इससे थोड़ा नर्वस सिस्टम वाला पार्ट भी समझ में आएगा तुम्हें। डायग्राम को बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करो। जब कॉकरोच को तुम साइड से ऑब्जर्व करते हो तो ये कॉकरोच का डॉर्सल व्यू है और ये कॉकरोच का वेंट्रल व्यू है। ये कॉकरोच का डॉर्सल व्यू है, ये कॉकरोच का वेंट्रल व्यू है, ठीक है। यशिका मैम कैसे पढ़ाते हैं? यशिका मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको लगता है कि पीडब्ल्यू में कोई टीचर बेटा खराब पढ़ाता है? कैसी बात कर रहे हो यार, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। सुनो आप बेटा, सुनो यहाँ पे मैम, आप मेरा कॉकरोच देखोगी तो आप खूब हंसोगी। अच्छा सुनो बेटा, ये कॉकरोच ऐसे खड़ा है, ये कॉकरोच ऐसे खड़ा है, सुनो 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 मेरी बात ध्यान से। कॉकरोच ऐसे खड़ा है, ये कॉकरोच का बेटा डॉर्सल पार्ट है, ये कॉकरोच का वेंट्रल पार्ट है और ये कॉकरोच की मुंडी है। तो जब तुम कॉकरोच के, अच्छा तुम इससे ही समझ सकते हो, देखो क्या मस्त है, देखो, यस देखो, सुनो आप ऐसे समझ पा रही हो? ये कॉकरोच बोल रही हूँ भाई, ये इसकी बैटरी लगी हुई है ना, ये बैटरी लगी हुई है, तो ऐसे समझो, ये दिख रही है बैटरी लगी हुई है। आप समझो कि ये कॉकरोच का डॉर्सल हिस्सा है और इन बैटरी को समझो कि ये हार्ट के चेंबर्स है, ये हार्ट के चेंबर्स है। तो ये हार्ट के चेंबर्स बेटा कहां प्रेजेंट है? इसके डॉर्सल साइड पे, इसके डॉर्सल साइड पे, ठीक है। तो ये डॉर्सल साइड पे कॉकरोच के 13 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है। ये तुम्हें ना इस डायग्राम से समझ नहीं आएगा, ये वाला डायग्राम जो एनसीईआरटी में बनाया है ना, इससे समझ ही नहीं आता है कि डॉर्सल साइड कैसे हो गया ये। बट जब तुम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें पता चलता है, अच्छा ये वाला जो ऊपर वाला साइड है ये कॉकरोच का डॉर्सल साइड है और उस डॉर्सल साइड में मैम इसका हार्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है मिड डॉर्सली। क्यों बोला? क्योंकि देखो डॉर्सल साइड में भी एकदम मिड में है, डॉर्सल साइड में भी एकदम मिड में है। बेटा तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड को ऑब्जर्व करो, तुम्हारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तुम्हारे डॉर्सल साइड पे है, तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड एकदम डॉर्सल पे है, ये हमारा डॉर्सल साइड है ना, ये डॉर्सल साइड पे और मिड पे है, मिड डॉर्सली। ये वाली पोजीशन सबको समझ में आई? यस एवरीवन, तो मेरे को एक थम्स अप देना अगर ये वाली पोजीशन समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट्स को बेटा लाइन एक ही है, रट लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा समझना भी तो जरूरी है कि डॉर्सल क्यों बोला। जब मैं अभी आपको कॉकरोच का नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2023 में, क्या क्वेश्चन आया था? पोजीशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, और देखो बिल्कुल अपने से उल्टा होता है। तुम सोचो अपना हार्ट है वेंट्रल और इनका हार्ट हो गया डॉर्सल। अपनी नर्वस सिस्टम में क्या आता है? अपना स्पाइनल कॉर्ड आता है ना, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वो कौन सी तरफ है अपनी? देखो अपना कहाँ है? डॉर्सल साइड पे। इनका नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पे। मामला ही उल्टा है। तो जब मैं आपको इनका नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो यहाँ देखोगे इस साइड में इनका नर्वस सिस्टम होता है, ऐसे नर्व कॉर्ड होती है इनके पास, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ऐसे नर्व कॉर्ड होती है इनके पास। बिल्कुल मामला उल्टा, इनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल, अपना डॉर्सल, इनका हार्ट डॉर्सल, अपना हार्ट वेंट्रल। डन डन डन, यस एवरीबॉडी। तो अभी फिलहाल ये डायग्राम सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको ये समझ में आए इसका रेफरेंस कि डॉर्सल का मतलब क्या होता है। फिर बेटा देखो, अगर तुम इनके चेंबर ऑफ हार्ट को देखोगे तो हर, देखो 13 चेंबर हार्ट है टोटल और 2 चेंबर्स के बीच में ऐसे फैन शेप, चाइनीज फैन सबने देखे होंगे बेटा, चाइनीज फैन ऐसे ऊ करते हैं, चाइनीज फैन शेप, फैन चाइनीज फैन शेप नहीं बोलते हैं, फैन शेप। तो 2 चेंबर के बीच में 1 पेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ एलेरी मसल्स बोलते हैं। तो 2 चेंबर के बीच में 1 पेयर, 2 चेंबर के बीच में 1 पेयर, 2 चेंबर के बीच में 1 पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बिटवीन 2 चेंबर्स 1 पेयर ऑफ फैन शेप एलेरी मसल्स। तो एलेरी मसल्स कितनी पेयर हो जानी चाहिए, कोई मुझे बताएगा? अगर टोटल 13 चेंबर हार्ट है और 2 चेंबर के बीच में 1 पेयर है एलेरी मसल्स, तो टोटल बेटा कितनी पेयर होंगी जरा बताओ? टोटल कितनी पेयर होंगी जरा बताओ? हाउ मेनी पेयर ऑफ, बेटा आप सारा मत बनाओ, कितनी हो जाएंगी बेटा जल्दी बताओ? वेरी गुड, 12 पेयर हो जाएंगे ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई बेसिक मैथ्स, तुम्हें बेसिक मैथ्स नहीं करना आ रहा? हाँ हाँ, या तो तुम, अरे नलायको भाई, 2 चेंबर के बीच में 1 है,
दो चेंबर के बीच में 1 पेयर, मतलब ये बोलो 1 पेयर। 13 कैसे बोल दे रहे हो? हर एक चेंबर के साथ में एक थोड़ी है, हर एक चेंबर के साथ साथ में एक पेयर होती तो 13 होती। दो के बीच में एक है, दो के बीच में एक है, दो के बीच में एक है, तो टोटल कितनी होगी? 12 पेयर होगी। बना के देख लो ना भाई, तुम इसके और इसके बीच में 1 पेयर बना रहे हो, फिर इसके और इसके बीच में 1 पेयर बना रहे हो, तो खुद बना के देख लो नलायकों। इतना भी मत बताओ कि तुम्हारी मैथ्स इतनी खराब थी कि बायो ली है तुमने, इतना भी प्रदर्शन मत करो भाई। ये क्या है मैम, इसके बारे में पहले लिखो। ये एलेरी मसल्स होती हैं, इसके बारे में मैं तुम्हें अभी अलग से नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी। ये क्या है मैम? ये आपके हार्ट है। और ये क्या है मैम? इसे कहते हैं एंटीरियर अयोर्टा। ये ब्लड वेसल है एक्चुअल में इसकी एक। और बेटा ये एंटीरियर अयोर्टा कहां ओपन हो रही है? यहां। इसे क्या बोलते हैं? सेफेलिक साइनस। समझना अब मेरी बात को, अब मेरी बात को समझना, ठीक है मैम। एलेरी मसल्स क्या करती है? हार्ट का क्या काम होता है बेटा? हार्ट में ब्लड पंप होता है, ऑब्वियस सी बात है। हार्ट का क्या काम है भाई? हार्ट का काम है, यस, हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है ब्लड को पुश करना, पंप करना। अपनी भी बेटा वही कर रही होती है, बट अपने में बस डिफरेंस ये है कि अपना ब्लड ब्लड वेजल्स में है, इनका ब्लड ओपन स्पेसेस में है, जिन स्पेसेस को आप साइनसेस बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं। तो साइनसेस क्या है बेटा? अब आप इस डायग्राम से थोड़ा समझो। देखो इनका जो बेटा ब्लड होता है ना, इनकी बॉडी कैविटी में, इनकी बॉडी कैविटी कहां नजर आ रही है, इसीलिए ये वाला डायग्राम बनाना पड़ता है। तो ये तुम्हें हार्ट दिख रहा है बेटा, अब यहाँ एलेरी मसल्स में नहीं दिखा सकती क्योंकि ये साइड व्यू है, कॉकरोच को तुम साइड से देख रहे हो। तो इनकी जो पूरी हीमोसील है ना, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है। यहाँ हीमोसील में पूरा हीमोलिम्फ भरा हुआ है, यहाँ पे भी हीमोलिम्फ होता है। इनके सर में भी बेटा एक साइनस होता है, ओपन स्पेस होता है, जिसे सेफेलिक साइनस बोलते हैं। सेफेलो वर्ड कहां से आया है? सेफेलो वर्ड आया है बेटा हेड से, तो हेड के अंदर जो खाली स्पेस है उसे सेफेलिक साइनस बोलते हैं। तो इनके ये पूरा क्या है बेटा? ये पूरा हीमोसील है भाई। ये जो पूरा स्पेस है इसे हीमोसील बोलते हैं, इसे हीमोसील या साइनस बोलते हैं। और इस हीमोसील में क्या भरा हुआ है बेटा? हीमोलिम्फ। तो बॉडी के स्पेसेस में खुले में बेटा हीमोलिम्फ प्रेजेंट है इन द हीमोसील। अब इस ब्लड को बेटा कहां आना है? इस ब्लड को आना होगा इनके हार्ट के अंदर। कहां आना होगा? हार्ट के अंदर। अब बेटा ब्लड हार्ट के अंदर कैसे एंटर करता है? तो इसके हार्ट को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप इनके चेंबर्स को देखोगे बेटा, तो इनके हार्ट के चेंबर्स कुछ ऐसे नजर आते हैं। तो हर एक चेंबर में बेटा साइड्स में ओपनिंग होती है, ये देखो। अरे भाई ये क्या है? ये अगर आप देखोगे हार्ट को ध्यान से, इसे बनाना है बेटा, बिल्कुल बनाना है। तो ये साइड में ओपनिंग नजर आ रही है, साइड में, इसे बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया, एक ओपनिंग इधर, एक ओपनिंग इधर, एक ओपनिंग इधर, एक ओपनिंग इधर। तो हर एक चेंबर में बेटा लेटरल साइड पर ईच चेंबर हैज ईच नहीं, दी हार्ट्स चेंबर has openings on the lateral side, openings on the lateral side called ostia। पर इसका काम क्या है मैम? ये लेटरल साइड पे जो ओपनिंग है, ये जो साइड में मैम इसकी ओपनिंग है, इसको ऑस्टिया तो बोला, ठीक है मैम। यहाँ पे भी 1 पेयर ऑफ ऑस्टिया, यहाँ पे भी 1 पेयर ऑफ ऑस्टिया। बट ऑस्टिया का काम क्या होता है? ऑस्टिया का काम होता है बेटा, जितना भी हीमोलिम्फ आपके बाहर प्रेजेंट है ना इस कैविटी में, हीमोसील में या साइनस में, उसकी एंट्री करानी है भाई हार्ट के अंदर। उसकी एंट्री हार्ट के अंदर होगी कैसे बेटा? अगर हार्ट के अंदर ओपनिंग नहीं होगी तो जितना भी हीमोसील के अंदर तुम्हें हीमोलिम्फ नजर आ रहा है ना बेटा, वो हीमोलिम्फ हार्ट के अंदर कैसे एंटर करते हैं? वो हार्ट के अंदर बेटा इसी ऑस्टिया के थ्रू एंटर करते हैं। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? जितना भी हीमोलिम्फ तुम्हारे पूरे स्पेस में प्रेजेंट है उसको हार्ट के अंदर जाना है। अपने में तो कैसे आता है? ब्लड वेजल्स के थ्रू आता है। इनके पास ब्लड वेजल्स तो है नहीं,
पुअरली डेवलप्ड है, मतलब वैसे ब्लड वेसल्स तो है नहीं जैसे अपने हैं। अपना तो वीना केवा होता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट के अंदर। इनकी हार्ट के अंदर बेटा कहां से आता है? ऑस्टिया। ऑस्टिया ओपनिंग्स होती है, लेटरल साइड पर ओपनिंग्स होती हैं, जिसके थ्रू हीमोलिम्फ एंटर्स इनटू द चेंबर ऑफ द हार्ट। इस ऑस्टिया को कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है एलरी मसल्स। जैसे आपने स्पाइरिकल्स के अंदर बनाए हुए थे स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स उनके दरवाजे थे, वैसे ही समझो कि चेंबर्स के साइड में जो ओपनिंग है जिन्हें ऑस्टिया बोलते हैं, तो उन बेटा उसके अंदर से जो हीमोलिम्फ अंदर आ रहा है उसकी रेगुलेशन कौन कर रहा है? ये एलरी मसल्स। ये एलरी मसल्स फर्दर भी बेटा अटैच्ड होती हैं, बट कहीं और से भी अटैच्ड होती हैं, बट वो बॉडी वॉल से, बट वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। सिंपली याद रखो ये एलरी मसल्स है। मसल्स क्या करेंगी? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, यूज होती है। एलरी मसल्स का यूज करके, उन फैन शेप मसल्स का यूज करके आप ऑस्टिया के थ्रू ब्लड की एंट्री को रेगुलेट करते हैं। कोई दुख दर्द समस्या बेटा? यस, यस एवरीवन, यस एवरीवन, समझ गए मेरी बात? यस एवरीवन। तो बेटा मैं यहां पे ये वाली बात भी लिखती हूं, एलरी मसल्स 12 पेयर, और इसके बारे में ना मैं यहां पे एक नोट डाल के लिख रही हूं। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है बेटा? ठीक है। सो एलरी मसल्स fan shaped regulates the entry of hemolymph into the heart via ostia. Done, everyone. ठीक है? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? अब मैम हार्ट के अंदर तो चलो हीमोलिम्फ आ गया, हार्ट के अंदर हीमोलिम्फ आ गया, कहां से आया मैम? बॉडी के ओपन स्पेस से आया, साइनसेस से आया। जिस साइनसेस के अंदर मैम क्या प्रेजेंट था? उसके अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट था। ठीक है मैम, ये बात तो आपने बता दी कि भाई इस साइनसेस से ब्लड एंटर कर जाता है, हीमोलिम्फ किसके अंदर एंटर कर जाता है? आपके हार्ट के चेंबर में। अब मैम हार्ट से वो हीमोलिम्फ पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है? हमेशा याद रखो इनके हीमोलिम्फ की मूवमेंट होती है पोस्टीरियर, यानी कि पीछे की साइड से एंटीरियर, जिस साइड में इसका सर है, पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर डायरेक्शन में। हार्ट के अंदर तो ब्लड आ चुका है, हीमोलिम्फ आ चुका है। अब हीमोलिम्फ की जो मूवमेंट होती है बेटा, वो मूवमेंट होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द एंटीरियर। और आप देखोगे जो इसका फर्स्ट चेंबर है ना मैम हार्ट का, ये हार्ट का फर्स्ट चेंबर है बेटा। हार्ट का जो फर्स्ट चेंबर होता है मैम, उस फर्स्ट चेंबर से एक ब्लड वेसल कनेक्टेड है जिसे बोला जाता है एंटीरियर अयोर्टा। देख पा रहे हो, ये फर्स्ट चेंबर है, फर्स्ट चेंबर से एंटीरियर अयोर्टा कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही आप हीमोलिम्फ को बेटा पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करते हो, तो हार्ट के सारे चेंबर से होता हुआ ये एंटीरियर अयोर्टा में जाता है, और एंटीरियर अयोर्टा से ये कहां चला जाएगा? ये एक ऐसी पाइप है, ये एक ऐसी पाइप है बेटा, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, और ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर सर में जाके, सर की कैविटी, ये समझो ये सर की कैविटी में जाके ओपन हो रहा है। तो सारा ब्लड पीछे से आगे आया, पोस्टीरियर से एंटीरियर, हार्ट के फर्स्ट चेंबर से एंटीरियर एओर्टा में गया, एंटीरियर एओर्टा से सिफेलिक साइनस, एंटीरियर अयोर्टा से सिफेलिक साइनस। समझ में आ गई बेटा बात? यस एवरीबॉडी, ठीक है। और फिर बेटा फिर से सिफेलिक साइनस से ना रेस्ट ऑफ द, यहाँ पे और भी साइनसेस होते हैं, इसे पेरीन्यूरल साइनस बोलते हैं। फिर यहाँ आता है, इवेंचुअली हार्ट के अराउंड जो बेटा कैविटी होती है उसके अराउंड होता है, फिर से हार्ट में जाता है, फिर पोस्टीरियर से एंटीरियर, फिर एंटीरियर एयोर्टा, फिर सिफेलिक साइनस, और ऐसे बेटा मूव करता रहता है। डन डन हो गया। इसे लिखवा दूं एक बारी, इसे एक बारी लिखवा दूं, यस इसे एक बारी लिखवा दूं बेटा, इसे सब लोग नोट कर लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूं, आप फटाफट से इसे नोट करो बेटा, जस्ट 2 मिनट्स, फटाफट 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 बेटा फटाफट।
डन डन डन, सब लोगों का हो गया? ठीक है, चलिए इस बात को बेटा एक बार ही लिख लेते हैं। बहुत शानदार बेटा, आई होप इस डायग्राम से तुम्हें क्लैरिटी भी मिली है, इस डायग्राम से तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिली है। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखते हैं, एलरी मसल्स रेगुलेट entry of hemolymph from the sinuses to heart। वाया का मतलब होता है थ्रू, आधे बच्चों को वाया का ही मतलब नहीं पता। वाया ऑस्टिया मतलब ऑस्टिया के द्वारा, ऑस्टिया के थ्रू। हीमोलिम्फ always moves from posterior to anterior direction, from posterior to anterior direction in heart। फिर बेटा हम क्या लिखेंगे, हीमोलिम्फ, अब ऐसे लिखो कि हीमोलिम्फ कहाँ आया, हीमोलिम्फ आया मैम हार्ट में, हार्ट से वो कहाँ गया बेटा, एंटीरियर आयोटा में, एंटीरियर आयोटा से बेटा वो कहाँ गया, सिफेलिक साइनस में, सिफेलिक साइनस। दैट्स ऑल। एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। डन 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 कर लो बेटा, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। इसका वो कहाँ गया भाई, बेल। डन 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 डन। एक ग्रीन टी। सब लोग का हो गया बेटा, एक बार ही एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम की। बहुत शानदार सपोला आर्मी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस बेटा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अच्छा एक बार ही देखो एनसीईआरटी का भी डायग्राम, डायग्राम पे फोकस मत करो कि इसमें कितने चेंबर बनाए हुए हैं, आप थ्योरी में फोकस करो, थ्योरी में लिखा हुआ होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हार्ट के बेटा चेंबर्स बनाए हुए हैं और दो चेंबर्स के बीच में वन पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती है। थ्योरी में लिखा होगा, भले डायग्राम में तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि दो चेंबर के बीच में वन पेयर, दो चेंबर के बीच में वन पेयर एलरी मसल्स, और फिर ये एंटीरियर आयोटा दिखाया हुआ है और ये बेटा हेड में ओपन होता है सिफेलिक साइनस में। यहां अगर आप थ्योरी में पढ़ोगे, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस बेटा ओपन टाइप, हम लिख चुके हैं। ब्लड वेजल्स इज पुअरली डेवलप्ड, ये हम कई बार बोल चुके हैं बेटा, एंड इट ओपन्स इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोसील। वो ब्लड जो होती है वो हीमोसील में ओपन हो रही होती है। फिर क्या बोला बेटा, सॉरी, ब्लड वेजल्स जो होती है वो हीमोसील में ओपन होती है। हीमोसील मतलब ओपन स्पेस, जैसे तुमने देखा एंटीरियर एयोर्टा वो भी एक ब्लड वेजल ही है और वो ओपन हो रही है सिफेलिक साइनस के अंदर। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बेस्ड इन द ब्लड लाइक हीमोलिम्फ। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसका क्या मतलब है, विसरल ऑर्गन्स मतलब जैसे तुम्हारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, विसरा का मतलब होता है इंटरनल। हमारे विसरा के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स है बेटा, हमारा किडनी है, हमारा लिवर है, हमारा हार्ट है, ये सारे हमारे विसरल ऑर्गन्स है। विसरा मतलब इंटरनल, और इसमें बोला हुआ कि जो इनकी विसरा होती है या विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो हीमोसील में होते हैं, यानी कि बॉडी की कैविटी में होते हैं, और ये हीमोलिम्फ में नहा रहे होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, जैसे कि अगर तुम इनकी एलिमेंट्री कैनाल देखो तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल पता है कैसे प्रेजेंट होती है, ऐसे, ये जो तुमने ये बनाया था ना बेटा, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ये इनके एलिमेंट्री कैनाल है जो तुमने कल बनाया था। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, विसरल ऑर्गन हो गए, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे पार्ट्स है बेटा। तो कहते हैं कि भाई ये
बेस्ड होती हैं हीमोलिम्फ में। देखो ना इसके आसपास क्या है, इसके आसपास क्या है, इसके आसपास पूरा क्या है, हीमोलिम्फ। और तुम ये हार्ट देख रहे हो, हार्ट के अराउंड भी क्या है बेटा, हीमोलिम्फ। तो ये भी तो विसरल ऑर्गन ही है बेटा। तो ये विसरल ऑर्गन्स आर बेस्ड इन द हीमोलिम्फ, मतलब ये नहा रहे होते हैं क्योंकि इनके चारों ओर समुद्र है बेटा हीमोलिम्फ का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? इनके चारों ओर बेटा, नहीं ये बनाना नहीं है, ये समझाने के लिए बताया। हार्ट भी तो विसरा में ही आता है ना। तो वैसे तो यानी कि भाई इनके ये सारे ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल देख लो या कुछ भी देख लो, ये सारे मैम नहा रहे होते हैं किसके अंदर, ये सारे नहा रहे होते हैं मैम हीमोलिम्फ के अंदर। और हीमोलिम्फ एक बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है हीमोसील। हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स का मतलब है ब्लड सेल्स, अलग से हमारे जैसे सेल्स का नाम होता है वैसे यहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं बेटा, ठीक है। हार्ट ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बोला कि हार्ट में मैम इलोंगेटेड लंबे लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मिड डॉर्सल। बेटा ये हमने लिखा है कि इट इज प्रेजेंट मिड डॉर्सली, लिखा है या नहीं लिखा है बेटा? ये लिखा नहीं है, हमने नहीं लिखा है, ये मिड डॉर्सली लिखा है ना, मिड डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं मैम। एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड। मैम ये फनल शेप, फनल के जैसा शेप होता है इनका, और इनके ईदर साइड मतलब दोनों साइड्स में, एक साइड पे एक ऑस्टिया, दूसरे साइड पे दूसरी ऑस्टिया होती है जिसके थ्रू हीमोलिम्फ एंटर करेगा, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द साइनसेस enter into the heart through the ostia and is pumped anteriorly to the sinuses again। मैम साइनस से ब्लड एंटर हुआ हार्ट के अंदर ऑस्टिया के थ्रू, फिर हार्ट से ही मैम ये पंप हुआ एंटीरियर डायरेक्शन में, फिर से ये एंटीरियर डायरेक्शन में साइनसेस में ही चला गया, सेफेलिक साइनसेस में। दैट्स ऑल, डन 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 बेटा, हो गया, इतना ही है, इतना ही है बेटा, दैट्स ऑल। सब तो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, देखो सब कुछ पढ़ लिया। ये वही वाला डायग्राम है, इसमें भी बेटा ये दिखाया हुआ है कि ये इसके हार्ट के चेम्बर्स है और ये बेटा फैन शेप एलरी मसल्स है, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। बट हमने जो डायग्राम पढ़ा है ना बेटा, उससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी डॉर्सल वेंट्रल, इससे आपको अभी नर्वस सिस्टम पढ़ने में भी आसानी होगी कि नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम को वेंट्रल साइड पे बोलते हैं, तो यानी कि ये मतलब क्या है मैम, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, जिसको हमें एक को डायग्रामेटिकली समझना है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हेडिंग डालो। यस एवरीबॉडी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, यस यस यस। एक बच्चा कह रहा है तो ट्रेकिया का क्या काम है बेटा? बेटा ट्रेकिया का तो पता नहीं, पर तेरे पास जो दिमाग है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है उस दिमाग का काम क्या है जो तू बिल्कुल ही प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। हाँ अभी भी निम्फ है तू भाई, निम्फ, निम्फ समझते हो? हाँ चलो, यस एवरीवन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कोई भी बेटा स्ट्रक्चर्स जो इनकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करे उसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, जिनमें एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। इनको सबको लिखो, फिर मैं डायग्राम से बनाऊंगी, ठीक है, डायग्राम से समझाऊंगी इसको मैल्फिगन ट्यूब्यूल्स को। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में बेटा अगर इंसेक्ट्स के बारे में पूछते हैं ना, तो इंसेक्ट का सबसे जो सुने जाने वाला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो सब बताते हैं वो है मैल्फिगन ट्यूब्यूल। हो सकता है आप बेटा फैट बॉडी नहीं सुनोगे, हो सकता है आप नेफ्रोसाइट्स नहीं सुनोगे, हो सकता है आप यूरिकोस ग्लैंड्स के बारे में नहीं सुनोगे, बट एक सबसे प्रोमिनेंट जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपको सुनने में आता है जो इंसेक्ट्स में होता है वो होता है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। वो क्या होता है बेटा? वो होता है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। हालांकि आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं क्योंकि सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि भाई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन कॉकरोच इंक्लूड्स मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। कहां होते हैं बेटा? मिडगट एंड हाइंडगट। ये रिपीट करके कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम लिख चुके हो। कितने होते हैं? 100 से 115 नंबर। कैसे होते हैं? येलो कलर के स्ट्रक्चर। बट इसको मैं जरा बना के बताऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसके अंदर के सेल्स कैसे होते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मैल्फिगन ट्यूब्यूल्स जो इनका मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मैम, फैट बॉडीज भी एक्सक्रीशन कर सकती है। फैट बॉडीज कुछ होती हैं, डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ नाम याद रखना है। नेफ्रोसाइट्स नाम के बेटा सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी होते हैं, और यूरिकोस ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन यहां से पता है क्या क्वेश्चन आएगा? यूरिकोस ग्लैंड्स ओनली इन मेल, ओनली इन मेल। लेकिन ये बाकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल दोनों में होती है।
मेल एंड फीमेल दोनों में होती है। अगर आप बेटा इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखोगे ना, किसी को पता है इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? और इसीलिए कॉकरोच जहां पे रहते हैं ना, बड़ी स्मेल आती है भाई, बहुत ज्यादा स्मेल आती है। आपको वैसे भी पता होगा बेटा, यूरिन की, बेटा अपने भी यूरिन की कोई बहुत खुशबू तो आती नहीं है ना, स्मेल तो सबकी आती है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट इनकी स्मेल, गंदगी, गंदा और ज्यादा गंदा स्मेल इसीलिए होता है क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये एलिमिनेट आउट करती है, और इसीलिए बेटा महकता है जहां पे भी कॉकरोच बहुत गंदगी मचाते हैं। और आप देखोगे, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, इनका फीकल मैटर और इनका जो यूरिक एसिड है वो एक ही जगह से बाहर आ रहा होता है। क्यों बाहर आ रहा होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बेटा वो क्या होता है? यूरिक एसिड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इजी अभी लग रहा होता है, जब आप बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन होती है कि इनका क्या होता है। आपने इसका क्या पढ़ा बेटा? फ्रॉग का आपने यूरिया पढ़ा था, और कॉकरोच का क्या हो गया? यूरिक एसिड हो गया। तो यूरिक एसिड वाले एनिमल्स विच रिलीज यूरिक एसिड, एनिमल्स विच eliminate the nitrogenous waste, uric acid are known as यूरिकोटेलिक एनिमल। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे सपोलो? यूरिकोटेलिक एनिमल। बेटा लर्न हो रहा है क्लास के अंदर, क्लास के अंदर लर्न भी करो बेटा साथ के साथ, ठीक है? देखो एक बात और मैं बता रही हूँ, ठीक है? एकता बेटा धन्यवाद। और मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बता रही हूँ, खासकर जो मेरे से सीरियसली पढ़ते हैं, जो मैंने कल आप लोगों को बताया भी था एक कम्युनिटी पोस्ट में। मैं यहाँ पता है डाउट्स क्यों नहीं लेती हूँ बेटा, क्योंकि जैसे आप कमेंट्स में स्पैमिंग करते हो ना, डाउट्स में आधे बच्चे से स्पैम करते हैं और इररेलेवेंट चीजें पूछते हैं, उससे क्लास का टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको डाउट्स पूछने के लिए बिल्कुल एक प्रॉपर जगह दी हुई है बेटा, आप उसमें भर भर के डाउट्स पूछो। उसमें डाउट्स मैं भी क्लियर करती हूँ, उसमें डाउट्स हमारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं बेटा, बैकएंड पे क्लियर करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी कुछ डाउट्स जो आप पूछते हो ना, बैकएंड पे टीचर्स होते हैं जो आपका डाउट क्लियर कर होते हैं। मैं इसलिए नहीं करती ताकि बेटा मैं क्लास से डेविएट ना हो जाऊं, क्योंकि आप फ्लो में एक पढ़ा रहे होते हो और आप जब यहाँ पे देखते हो ना बेटा तो आपका फ्लो खराब होता है। मुझे इस चीज में बेटा लगता है कि यार थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। तो डाउट्स आप बिल्कुल पूछो बेटा, कोई डाउट्स पूछने से मना नहीं कर रहा है। जो डाउट सेक्शन है वहां जाके पूछो, आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है? यस, चलो ये वाली बात तो समझ में आ गई ना बेटा। कम्युनिटी पोस्ट कहाँ होता है बेटा? ऐप के अंदर ही है। अब उसका ना वीडियो होगा बेटा कि कैसे करना है, ठीक है? तो ऐप के अंदर ही दिखा होगा। अच्छा अभी आप ये समझो, ठीक है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में ये जो सारी चीजें हैं मैम, इसमें से मैल्फिगन टिब्यूल, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट मेल फीमेल दोनों में है, और यूरिकोस ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा वो सिर्फ मेल में होते हैं। लेकिन मैं अभी आपको ना मैल्फिगन टिब्यूल्स को थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ बेटा। वैसे तो मैं इस साइड में डायग्राम बना सकती हूँ, तो मैं अगला पेज क्यों वेस्ट करूं, मैं यहीं पे, वैसे तो मेरा पेज वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा तो कोई पेज है ही नहीं, मैं तो स्लाइड्स में लिख रही हूँ, बट मैं यहीं पे बना के बताती हूँ तो थोड़ा सा रेलिवेंट लगेगा। तो यहाँ पे बना के ऐसे बताती हूँ, समझो बेटा ये क्या है, समझो। अरे भाई हाथ मेरे एकदम कपा गए। समझो ये तुम्हारा एक मैल्फिगियन टिब्यूल है, ये तुम्हारा एक मैल्फिगियन टिब्यूल है बेटा। कोई मुझे बता सकता है अगर ये मैल्फिगियन टिब्यूल है तो क्या ये मैं सही लिख रही हूं कि ये मिडगट होगा, और क्या ये मैं लिख रही हूं सही कि ये हाइंडगट होगा? क्योंकि मैल्फिगियन टिब्यूल मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में होते हैं, हाँ या ना? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में होता है, हाँ या ना? यस, बिल्कुल ड्रॉ करना है बेटा, एब्सोल्युटली ड्रॉ करना है, 100% ड्रॉ करना है, ठीक है? ये सही लिख रही हूं, पर ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, तुमने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये 100 से 150 नंबर होते हैं। मैंने तो एक बनाया है, ऐसे 100 से 150 स्ट्रक्चर होंगे बेटा, 100 से 150 होंगे। आपको बहुत ज्यादा इसमें बेटा पीएचडी नहीं करनी है, बट एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर आप मैल्फिगन टिब्यूल को देखोगे, एक तो इसकी लोकेशन, दूसरा आप ये कहोगे कि मैम इसके अंदर ना एनसीईआरटी ने कहा है कि सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियम होती है इसके अंदर, और ये जो एपिथेलियम होती है ये होती है सिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर।
आपको क्या बोला हुआ है कि ये होती है सीलिएटेड और ये होती है ग्लैंड्यूलर। तो आपको ये याद रखना है कि ये बात एनसीईआरटी ने कही हुई है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स मैम ने मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर लाइन करते हुए बनाए हुए हैं, ये जो होते हैं मैम, ये सीलिएटेड होती है, ये ग्लैंड्यूलर होती है। तो ये मैं बना रही हूं एपिथेलियल सेल्स ऑफ मैल्फिगियन ट्यूब्यूल, एपिथेलियल सेल्स ऑफ मैल्फिगियन ट्यूब्यूल। और ये क्या होते हैं मैम? ये होते हैं सीलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर मतलब ये सिक्रीशन कर सकते हैं मैम, और सीलिएटेड मतलब सीलिया होती है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। यह सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन गुप्ता विशेष, वेरी गुड। आपने बेटा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम पढ़ा था, जिनका मेनली रोल होता है ऐसे सिक्रीशंस में, ग्लैंड्स होती हैं, आपने ऐसा पढ़ा था ना, अपने में पढ़ा था ह्यूमंस के केस में, और सीलिया की हेल्प से मूवमेंट होता है, राइट। आपको यहाँ पे डिटेल नहीं देखना है कि मैम इसकी डिटेल बता दो, यहाँ पे लिखना नहीं है वो, यहाँ पे तो ये पॉइंट लिखनी है कि मैल्फिगियन ट्यूब्यूल के जो सेल्स होते हैं वो सिलिएटेड होते हैं और वो ग्लैंड्यूलर होते हैं। यहाँ पे तो एक ये पॉइंट लिखना है, और दूसरा बेटा आपको ये पॉइंट लिखना है, 1 सेकंड देना बेटा, 1 सेकंड तो हो ही जाता है, मतलब मेरे को 10 सेकंड देना, ठीक है। तो ये जो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है बेटा, वो ये लिखना है कि मैम इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनता है। जैसे हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो होता है बेटा, यूरिन के अंदर से किडनी इसको फिल्टर कर रही होती है, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, आप देखोगे कि किडनीज में आ रहा है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन आपके ब्लड को फिल्टर कर रही होती है, फिर आपके यूरिन के थ्रू आपका यूरिया बॉडी के बाहर एलिमिनेट आउट हो जाता है। लेकिन इनके केस में बेटा क्या बोलोगे? इनके केस में बोलोगे कि मैम इसके बाहर ये जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को बोलते हैं हीमोलिम्फ, क्योंकि बेटा इनका हीमोलिम्फ ही तो पूरा, अभी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बना के बताया था ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही तो पार्ट यहाँ पे मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आपको बेटा वहीं पे गट के बीच में ही तो दिख रहे हैं कहीं, हालांकि है तो एक्सक्रीटरी, बट आपको ये क्या दिखेगा बेटा, ये चारों ओर जो है, यस, ये चारों ओर जो है बेटा, ये चारों ओर क्या है, ये चारों ओर है हीमोलिम्फ, कह सकती हूं मैं। इसी हीमोलिम्फ में बेटा इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो इनके टिश्यूज से बना हुआ होता है। ये पूरा हीमोलिम्फ है इनके हीमोसील के अंदर, यहाँ पे भी हीमोलिम्फ है मैम, यहाँ पे भी हीमोलिम्फ है मैम, हाँ या ना? यस, हाँ या ना बेटा? अब देखो ना बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन बनाएगी? टिश्यूज ही तो बनाएगी ना, टिश्यूज ही तो बनाएंगी। समझो कि यहाँ पे टिश्यूज थे मैम, यहाँ टिश्यूज थे मैम, यहाँ टिश्यूज थे, टिश्यूज से बेटा सारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, टिश्यूज से जो सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो डिसॉल्व होता है हीमोलिम्फ में, डिसॉल्व्ड इन हीमोलिम्फ, सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिसॉल्व्ड होता है हीमोलिम्फ के अंदर। अब बेटा देखो, हालांकि एनसीईआरटी ने ये जो मैं एक नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूं वो डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट मैं यस वचन बेटा डेफिनेटली वो भी होता है, बट दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेंशन्ड, ठीक है, सम पोर्शन ऑफ दैट आल्सो डज। अच्छा सुनो मेरी बात, हाँ मैंने क्या बोला बेटा, मैंने ये बोला कि सेल से आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना और वो पूरा हीमोलिम्फ में डिसॉल्व है। अब बेटा उसे मूव करके कहाँ जाना है? उसे मूव करके जाना है इन मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप बोल रहे हो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आपके मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है। अब जो मैं एक पॉइंट बता रही हूँ वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, बट आप बेटा इसको याद रखो कि जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो सॉल्ट्स के फॉर्म में बेटा हीमोलिम्फ में डिसॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पोटेशियम यूरेट, तो पोटेशियम यूरेट में यूरेट आ रहा है ना, ये पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है हीमोलिम्फ में डिसॉल्व्ड होता है। यही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बेटा जो हीमोलिम्फ में डिसॉल्व होता है। ये यूरिक एसिड नहीं है, यस एब्सोल्युटली ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये मैं एक नोट डाल के लाइन में लिखवा दूंगी, हालांकि ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैम पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में टिश्यूज ने जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकाल के हीमोलिम्फ में पूरा डिसॉल्व किया हुआ है। अब ये पोटेशियम यूरेट बेटा क्या करेगा, इसी एपिथेलियम सेल से होता हुआ मैल्फिगियन ट्यूब्यूल के अंदर आएगा, और यहां आने के बाद बेटा इट इज कन्वर्टेड इनटू बेटा यूरिक एसिड, इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट,
रिएक्शन पूरी आपको देखनी ही नहीं है बेटा, इतना भी जो मैंने बताया यही अतिरिक्त ज्ञान है, इतना ही बेटा ये अतिरिक्त ज्ञान है, यही एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इतनी डिटेल में, ठीक है। सिर्फ इतना दिया हुआ है कि यूरिक एसिड एलिमिनेट करता है, यूरिकोटेलिक एनिमल होता है, मैल्फिगेंट ट्यूब्यूल होता है, दैट्स ऑल। मैंने आपको 2% और इसकी इंफॉर्मेशन बता दी है कि भाई टिश्यूज से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना था वो एक सॉल्ट के फॉर्म में था, पोटेशियम यूरेट, जो इसके हीमोलिम्फ के अंदर डिसॉल्व था। अब ये पोटेशियम यूरेट मैल्फिगेंट ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, मैल्फिगेंट ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा क्या करता है, ये जाके कन्वर्ट होता है, अंदर जाके कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, और फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है, जिसको बाद में ये लोग बाद में यूज भी करते हैं। और यही यूरिक एसिड फिर मैम क्या करेगा, मुझे तो यूरिक एसिड को एलिमिनेट आउट करना है, ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे को इसी यूरिक एसिड को एलिमिनेट आउट करना है। फिर ये यूरिक एसिड बेटा मैल्फिगेंट ट्यूब्यूल से मूव करते हुए, हाइनगट से मूव करते हुए, कोई मुझे बताएगा किसके थ्रू बॉडी से बाहर आएगा, कोई मुझे बताएगा कि ये किसके थ्रू बॉडी से बाहर आएगा, ये लास्ट है, फिर इसको मैं एक नोट में डालूंगी। आप मुझे बताइए किसके थ्रू बॉडी से बाहर आएगा, जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू कृति। एनस, वेरी वेरी नाइस। क्यों एनस? एनस इसीलिए मैम क्योंकि ये तो गट का ही पार्ट है ना, तो ये कहना तो गलत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है बेटा। सी ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग, और कितने स्पीड से आंसर जा रहे हैं, मतलब कितने बच्चे कितना सही आंसर दे रहे हैं। बहुत सही बेटा, शानदार, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड बेटा, गुड परफॉर्मेंस। आसान क्वेश्चन था, फिर भी बेटा आधे लोग तुम्हें पता है ना, आधे क्वेश्चन में भी बेटा शगुन कर ही देते हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा बेटा कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फीकल मैटर है वो एक ही साथ बाहर आता है। ये कहना गलत तो नहीं होगा, सही बात है ना। उसी में बेटा यूरिक एसिड भी है, इसीलिए तो बेटा गंद मचाते हैं, है ना। इसको लिखवा दो एक बारी, आपने यहां तक डन 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 कर लिया है बेटा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, ये जो बात मैंने लिखी है ना इसको मैं एक लाइन में और लिखवा दूंगी। डायग्राम में तो हमने लिख ही लिया है और उतना ही सफिशिएंट है, बट आप बाद में भूलो ना, इसलिए मैं इसे एक नोट फॉर्म में भी लिखवा दूंगी, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। डन हो गया, बहुत शानदार सपोला आर्मी, बहुत ही बढ़िया बेटा। डायग्राम सुंदर सुंदर बनाते हो जैसे मैम बनाती है क्लास में, बनाते हो ना, है ना। तो हम लिखेंगे नोट डाल के, देखो बनाते तो हैं, बहुत सारे बच्चे शेयर भी करते हैं अच्छे अच्छे नोट्स, ऐसा नहीं है, बच्चे बनाते हैं। तो नोट डाल के हम लिखेंगे एक्सक्रीटरी waste is dissolved in hemolymph as potassium urate, potassium urate वा moves into Malpighian tubule, moves into Malpighian tubule, convert into uric acid, eliminated through anus. Yo, डन 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 डन। जल्दी 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 बेटा, थैंक यू बेटा सारे बच्चों को। एक बच्चा लिख रहा है मैम मैं गोबर जैसा बनाता हूँ। बेटा बताने की जरूरत नहीं होती है, तू गोबर जैसा बना रहा था तो गोबर जैसा बना लेता, कोई अच्छी बात है। मैं डॉक्टर बन गया हूं तो ये इन्फॉर्मेशन बताने लायक होती है। मैं गोबर जैसा हूं या मैं गोबर जैसा डायग्राम, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में बताने की चीजें नहीं होती है। तू बना रहा था तो ये अपने पास सीक्रेट रख देता भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत महान काम किया है। मैंने आज घर में मम्मी की हेल्प करी है, नहीं मैंने गोबर जैसा डायग्राम बनाया मैम। यार अजब तुम, तेरा दिमाग भी भाई लग रहा है वैसा ही है?
चलो यस एवरीबॉडी, जैसे तो बड़ा प्राउड वाला काम किया है आज मैंने, गोबर जैसा डायग्राम बनाया, वाह 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 वाह, शाबाशी दे दो मैम मेरे को, ठीक है। यार तुम ना यार। डन। एक बार बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और फिर बेटा स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। यार गोबर हर्ट्स मी मैम, योर गोबर हर्ट्स मी, ठीक है। चलो डन। देखो एक्सक्रीशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन के बारे में लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मैल्फिगन टिब्यूल्स, ठीक है। ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। इसको स्टार मार्क करो बेटा, ऐसी छोटी छोटी लाइनों से सवाल आता है, ठीक है। दे एब्सॉर्ब द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। देखो लिखा तो हुआ है ना कि कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड, तो जब आपको लिखा हुआ है कि ये कन्वर्ट करते हैं तो पता होना चाहिए कि किसको कन्वर्ट किया, नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्सॉर्ब किया। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको एब्सॉर्ब किया वो कौन सा था, ये पोटेशियम यूरेट था। या फिर तुम सिंपली लिख सकते हो कि ये सॉल्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये सॉल्ट्स के फॉर्म में बेटा प्रेजेंट होता है इन द हीमोलिम्फ। डायरेक्टली अगर नहीं भी लिखना है कि पोटेशियम यूरेट, तो सॉल्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। हाइंड गट से एक्सक्रीट होगा क्योंकि हाइंड गट से ही अल्टीमेटली कनेक्टेड है। इंसेक्ट इज यूरिकोटेलिक, इन एडिशन फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, दैट्स ऑल, ठीक है। यस यस एवरीवन, चलो करें नेक्स्ट। डन 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 डन। नर्वस सिस्टम, अगेन बेटा डायग्राम, अगेन बेटा एक डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम और सेंसरी स्ट्रक्चर्स एक साथ दिए हुए, तो पहले नर्वस सिस्टम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एक साथ करेंगे, फिर बचेगा इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अगर मैं इसके नर्वस सिस्टम की बात करूं तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है कि इनका नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में कहां बिछा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है। कहां बेटा प्रेजेंट है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डोर्सल साइड, इनका नर्वस सिस्टम इनके बेली, बोलते हैं बेली एरिया में, पापी पेट बेटा, पापी पेट जिसके लिए तुम पढ़ रहे हो, पापी पेट जिसके लिए मैं पढ़ा रही हूँ, ये पापी पेट बेली रीजन में प्रेजेंट होता है बेटा। हमारा तो मोटू कॉकरोच था, घरों में बेटा गंदगी मचा के खा पी के आया हुआ है, तो हमारे इस कॉकरोच के बेटा बेली वाले एरिया में, जिसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, मैक्सिमम नर्वस सिस्टम का पार्ट बेटा इनके बेली रीजन में प्रेजेंट होता है। और लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करी हो तो न्यूरॉन्स की बात करूंगी। आप न्यूरॉन्स पढ़ते हो ना, ऐसे न्यूरॉन्स में सेल बॉडी होती है, अरे पढ़ा तो हुआ है तुमने, है ना। और एक्सॉन होता है मैम, और डेंड्राइट्स होती है, पढ़ा है ना तुमने। ये सेल बॉडी होती है, ये एक्सॉन होता है, ये क्या बोलते हैं डेंड्राइट्स होती है। तो ना सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी फ्यूज करके ना, सेल बॉडी जब इकट्ठी हो जाती है तो वो गैंग्लियॉन्स बनाती है। तो मैं अभी आपको लिखवा दूंगी ये नोट डाल के, सारी सेल बॉडी, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इकट्ठा होके ना गैंग्लियॉन्स का फॉर्मेशन करती है, एक साथ मिलके गैंग्लिया बनाती है। तो इनके पास सेगमेंटली अरेंज्ड सीरीज ऑफ गैंग्लिया होते हैं, जो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। 2 गैंग्लिया होते हैं थोरैक्स में और 3 गैंग्लिया होते हैं एब्डोमेन में। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक गैंग्लिया बताया हुआ है जो इसके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, वो लिखते हैं फिर डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। दे हैव अ सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा इसोफेजियल, इसके नाम से ही आपको ना इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अभी तक तो बेटा आपको इसको वर्ड को तोड़ के समझ आना जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन which represents brain of cockroach, which represents brain of cockroach। भाई इसके पास भी है और कुछ के पास बताओ गोबर है, इसके पास भी ब्रेन है ना। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दे हैव डबल, ये पॉइंट लिखो अभी मैं समझा रही हूं, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड,
इसको लिखो, अभी मैं समझा रही हूँ बेटा, सारे पॉइंट्स को अभी समझाऊंगी डायग्राम से, सारे पॉइंट्स को समझाऊंगी डायग्राम से, इसे स्टार मार्क करो। ये गैंग्लियन क्या होता है, ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन क्या होता है ना। हाँ यस, डन 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 डन। कॉकरोच को पहले वैसे ही बनाते हैं, एक सीधा कॉकरोच बनाएंगे और एक बेटा लेटा हुआ कॉकरोच बनाएंगे। तो एक लेटा हुआ कॉकरोच पहले मैं यहां बनाती हूँ, ये कॉकरोच का सर, बहुत ज्यादा बेटा मोटा बना दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही मोटा बन जा रहा था। ठीक है, ये एक कॉकरोच है और एक कॉकरोच को मैं ऐसे बनाती हूँ भाई। ठीक है जी, अब ये इसका बेटा वेंट्रल साइड है, बेली वाला रीजन है। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना जो चीजें मैं बता रही हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तभी। ठीक है, यस, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, देखना। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया ना मैंने, सॉरी 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 बेटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। टोटल 9 गैंग्लियन है, 3 इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। ठीक है जी, हाँ ये थोड़ा सा, हाँ वो बाई मिस्टेक लिख दिया है बेटा, 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स, अभी बनाती तो वापस से करेक्ट हो ही जाता, वो गलती से गलत लिख दिया बेटा, 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। मैंने 2 और 3 पता नहीं क्या बात करते करते मैंने लिख दिया है, गलती से बोल दिया। चलो देखो इधर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ बेटा, आप ऐसे समझना कि ये इसका क्या है, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया हुआ है ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस मान लो इसे, इसे एलिमेंट्री कैनाल में ग्रीन वाले को ईसोफेगस मान लो। जब आप कॉकरोच को साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि इसी से तुम्हें समझ में आएगा सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के बारे में। तो अगर तुम इसे ईसोफेगस मानते हो तो ईसोफेगस के जस्ट ऊपर बेटा एक गैंग्लियन, गैंग्लियन का क्या मतलब है मैम, वही न्यूरॉन्स है, मान लो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का ही पार्ट है, सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी मिलके वो गैंग्लियन बना रही है। तो मैम यहां पे एक गैंग्लियन होता है ये ऐसे, ठीक है। अब ये पेयर्ड है अनपेयर्ड है फ्यूजन से बना होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बेटा इन गैंग्लियों के बारे में जानना है। जो फ्यूज गैंग्लियन होती है, फ्यूज मतलब 2 मिलके एक सिंगल गैंग्लियन का फॉर्मेशन करती है, बट वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। पहले इन्होंने बोला ईसोफेगस के जस्ट ऊपर आपको एक गैंग्लियन दिख रही है जो पिंक कलर से मैंने बनाई हुई है, क्योंकि ये ईसोफेगस के ऊपर है बेटा, तो इसे बोला जाता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसे क्या बोलेंगे, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, ईसोफेजियल का मतलब होता है ईसोफेगस, गैंग्लियन का मतलब होता है सेल बॉडी का फ्यूजन। आपको समझ में आया इसे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन क्यों बोला, क्योंकि मैम ईसोफेगस अगर ऐसे है कॉकरोच का तो ईसोफेगस के ऊपर ये प्रेजेंट होता है और इसीलिए इसे बोला जाता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसी को एक्चुअल में कॉकरोच का ब्रेन भी बोला जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कॉकरोच। अपना जैसे ब्रेन अलग है, स्पाइनल कॉर्ड अलग है, तो इनका जो ब्रेन होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर गैंग्लियन विच इज कॉल्ड सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन, द गैंग्लियन प्रेजेंट अबव द ईसोफेगस। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, भले ही बाद में तुम ये याद कर लो कि ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच स्ट्रक्चर, तो आप कह दोगे सुपरा ईसो, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यस एवरीवन, ठीक है। इनफैक्ट बेटा एनसीईआरटी में एक चीज नहीं दी हुई है कि ईसोफेगस के नीचे भी एक गैंग्लियन होती है जिसे बोला जाता है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, पर एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। मैं ना साइड में बना रही हूं एक चीज तुम्हें दिखाने के लिए, एक बार वेट करो। देखो जैसे ये ईसोफेगस है ना बेटा, तो जैसे ईसोफेगस के ऊपर ऐसे गैंग्लियन है, इसे सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं, इसे सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं। वैसे ही बेटा इसके नीचे भी एक गैंग्लियन होती है जिसे बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसे नीचे, क्योंकि सब का मतलब होता है बिलो, और इन दोनों के बीच में एक्सॉन्स कनेक्टिव्स बोलते हैं, लेटरल कनेक्टिव्स, ऐसे मानो कि रिंग जैसे बन जाता है, ये एक रिंग जैसा। अब इमेजिन कैसे कर सकते हो, देखो आप समझना और मुझे बताना ये इमेजिन कर पाए कि नहीं। ये पेन को बोला तुमने ईसोफेगस, ठीक है जी, पेन को क्या बोला बेटा, ईसोफेगस। पेन के ऊपर एक गैंग्लियन है जिसे तुमने बोला सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन। यार अब मैं
पेन को मुंह में ऐसे पकड़ नहीं सकती ना बेटा, अनहाइजीनिक हो जाएगा। ये बेटा सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है। और किसी को बुलाऊं क्या पकड़ने के लिए? एक सेकंड रुको, तभी तुम्हें समझा पाऊंगी। यार कोई है क्या? यार एक बार ही आना क्लास में, पेन पकड़ना है, एक चीज दिखानी है बच्चों को। आ जाना, एक बार ही आ जाना फटाफट से, कोई बात नहीं, ठीक है? सारे लोग शर्माते हैं क्लास में आने से। इसको पकड़ना है एक बारी ना। इसे मान लो बेटा ये क्या है, ईसोफेगस है ना। अगर ये ईसोफेगस है, इसको बस नीचे कर ले। अगर ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बेटा ऊपर एक गैंग्लियन है जिसे मैंने बोला सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, और एक नीचे होता है बेटा ऐसे, जिसे बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है ना। तो ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, ये इसके नीचे सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ना ऐसे साइड से ऐसे रिंग बनती है, समझ पा रही हो? इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ऐसे रिंग बन रही है। तो आप समझ पा रही हो ईसोफेगस के चारों ओर ऐसे सर्कल जैसा है। यस? नहीं, ये युगल नहीं है। अपना नाम बताओ। अंशुल, अंशुल है इनका नाम। आज युगल छुट्टी पे है, ठीक है भैया। अंशुल भैया ओपी लिख दो। थैंक यू यार, थैंक यू, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये इसको पकड़ के एकदम दुखी है था, ईसोफेगस को देख रहा है। हाँ मैम, ईसोफेगस को देख के एकदम दुखी है ना। तो मैंने क्या बोला यार कि ईसोफेगस के ऊपर सुप्रा ईसोफेजियल, ईसोफेगस के नीचे सब ईसोफेजियल, और दोनों बंधे हुए हैं। बंधे किससे होते हैं? इनको बोला जाता है लेटरल। लेटरल मतलब साइड। कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स क्या होते हैं आप समझो कि एक्सॉन्स ही हैं, है ना। यस, बहुत शानदार। आपको पहले कॉन्सेप्ट, अंशुल भैया ओपी हो गए, बहुत शानदार बेटा, धन्यवाद सबको इतना प्यार देने के लिए। हाँ अच्छा सुनो, तुम्हें समझ तो आया ना। हालांकि सब ईसोफेजियल गैंग्लियन के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। एनसीईआरटी ने सिर्फ दिया हुआ है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। मैंने आपको बता दिया थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान, ठीक है, ये थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान है यहाँ पे ना बेटा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सब ईसोफेजियल गैंग्लियन क्या होता है। वैसे मैं ये क्या करूंगी, जब मैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के बारे में लिखवाऊंगी ना, तो मैं उसे नोट में ही ऐसे करके लिखवा दूंगी। कैसे मेरे को लिखवाना है मैं वो लिखवा दूंगी। अभी मैं इस डायग्राम में नहीं दिखा रही हूँ, अभी मुझे इस डायग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है, ठीक है। चलो ये तो चलो मैं बना ही देती हूँ यार, तुम्हें समझा तो मैंने पूरा दिया ही, फिर बनाने में क्या लोड है ना। मैं लिखना होगा तो लिखवा दूंगी, जब तुमने बना ही लिया है पूरा तो तुम कर दो ना यार, लोड क्या है ना। इसे क्या बोला बेटा मैंने, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। और सब ईसोफेजियल क्यों बोला, क्योंकि ये ईसोफेगस के नीचे, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए थी बेटा लेटरल कनेक्टिव। लिखवाना होगा तो मैं लास्ट में लिखवा दूंगी, है ना। यस, अब बेटा समझना, ये इनका बेली वाला रीजन है, पेट वाला एरिया है, जहां इनका मैक्सिमम नर्वस सिस्टम लोकेटेड होता है। और ये इनका डोर्सल वाला हिस्सा है। यहां क्या होता है बेटा, यहां होता है इनका हार्ट, यहां होता है इनका हार्ट। अब एनसीईआरटी कहती है, पहली लाइन को बिल्कुल ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी कहती है इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लियन। सेगमेंटली मतलब सेगमेंट वाइज, जैसे थोरैक्स में 3 सेगमेंट, तो हर एक सेगमेंट में गैंग्लियन होंगे। तो सेगमेंटली अरेंज्ड सीरीज ऑफ फ्यूज्ड, क्योंकि 2 गैंग्लियन मिलके एक सिंगल गैंग्लियन बनाते हैं, तो फ्यूज्ड, इसीलिए फ्यूज्ड बोलते हैं। तो यहां पे आप ऐसे, जैसे मैं ना अगर आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, तो अगर तुम इसके वेंट्रल साइड को ऑब्जर्व करोगे ना, गला बेटा गला, तो यहां है थोरैक्स में, देखो फ्यूज करके एक सिंगल बना दिया, फ्यूज करके एक सिंगल बना दिया, फ्यूज करके एक सिंगल बना दिया। ये 2 नहीं है बेटा, ये सिंगल है, बट ये फ्यूज्ड है, ठीक है। और एब्डोमेन में होते हैं फिर रेस्ट, 6 होते हैं एब्डोमेन में, 1 2 3 4 5 6। इसके एब्डोमेन से बेटा बाहर निकल गया है, बट ऐसे होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस एवरीवन, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो अगर तुम इनके पेट वाले साइड को देखोगे ना, जैसे इसको तुमने चीर दिया, कॉकरोच को तुमने ऐसे चीर दिया, ऐसे समझो, कॉकरोच के डोर्सल साइड को तुमने काट दिया, ऐसे काट दो कॉकरोच को और उसकी बॉडी को ऐसे खोल दो, ऊपर से उसका हार्ट हटा दिया, एलिमेंट्री कैनाल हटा दी। जब मैंने एकदम नीचे देखा ना, जब मैंने एकदम वेंट्रल, क्योंकि उसका पेट तो नीचे की साइड है ना बेटा, इमेजिन करो, इमेजिन करना स्टार्ट करो, दिमाग को यूज करो बेटा।
रट्टू तोता, और सिर्फ ऐसे नहीं है बेटा, अपना भी दिमाग चलाओ। ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच का पेट वाला हिस्सा है, और ये क्या है बेटा, ये कॉकरोच का डॉर्सल वाला हिस्सा है। मैंने कॉकरोच को ऐसे कट कर दिया, कॉकरोच को खोल दिया, कॉकरोच को खोल दिया, उसके हार्ट को हटा दिया, क्योंकि डॉर्सल साइड पे उसका हार्ट है। फिर उसका एलिमेंट्री कैनाल दिखा, मैंने उसको भी हटा दिया। फिर मैं पेट वाली साइड पे गई ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मैंने ये बनाया है, जैसे मैंने ऐसे बनाया। बिल्कुल डायग्राम बनाना है बेटा, 100% डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, देखो ये फ्यूज्ड गैंग्लियंस है। जैसे ये है 3 थोरैसिक गैंग्लियंस, 3 थोरैसिक गैंग्लियंस, और निकलेंगे बेटा ये 6 एब्डोमिनल गैंग्लियंस, 6 एब्डोमिनल गैंग्लियंस, हाँ या ना। और ये पूरा बेटा वेंट्रल साइड पे, अगर मैं इस डायग्राम में दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, समझ गए, समझ गए बेटा, यस। तो आपको ना दोनों व्यू पता होना चाहिए, जब आप दोनों व्यू बेटा देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यस एवरीवन, सच्ची में हटाकर, बिल्कुल मैंने बिल्कुल हटा के देखा है। क्यों, मैं इसका डिसेक्शन तो मैंने 100% किया, चूहे का किया है, इसका किया है, करना ही पड़ता है बेटा, है ना। चलो अब बेटा इसके अलावा देखो, गैंग्लियन वाला बात तो तुम्हें समझ में आ गया, 3 गैंग्लियन थोरैक्स में, 6 गैंग्लियन एब्डोमेन में, सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन भी तुम्हें समझ में आ गया, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। एक्चुअल में बेटा अब यहीं से इस तरीके से, वैसे ऐसे नहीं होता एग्जैक्टली, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि यही बेटा ऐसे, ये येलो कलर से मैं जो बना रही हूं, इनके बीच का कनेक्शन है बेटा, एक्सॉन्स ही है बेसिकली। तो इस तरीके से ये जो आपको दिख रही है ना, ये कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, जिसके अलोंग बेटा, इसी नर्व कॉर्ड के अलोंग तो तुम्हारी ये सारी गैंग्लियंस प्रेजेंट है। ये तो ये 2 होती हैं, देख रहे हो मैं 2 बना रही हूं, 2 नर्व कॉर्ड हमारे। और देखो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस होता है, हमारे पास अभी नर्व कॉर्ड नहीं है, बट हमारे पास कभी तो नर्व कॉर्ड थी। हमारी नर्व कॉर्ड अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डिफरेंशिएट हो चुकी है, बट तुम्हारे पास स्पाइनल कॉर्ड कौन से पोजीशन पे, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे नर्व कॉर्ड से ही बना है, तो तुम कॉर्डेट हो। तुम अपना देखो, तुम्हारा कहाँ है बेटा नर्व कॉर्ड, डॉर्सल साइड पे, इनका नर्व कॉर्ड कहाँ है बेटा, वेंट्रल साइड पे। तुम्हारा नर्व कॉर्ड कैसा होता है बेटा, सिंगल होता है, एक ही स्पाइनल कॉर्ड है ना तुम्हारा, स्पाइनल कॉर्ड एक ही है। इनके पास कितना है बेटा, येलो कलर का जो मैंने नर्व कॉर्ड बनाया है 2 होते हैं। तुम्हारे पास जो बेटा स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर खाली स्पेस होता है, हॉलो होती है, वो ऐसे सॉलिड, उसके अंदर सीएसएफ फ्लूइड भरा है। फ्लूइड भरा कैसे, क्योंकि वो पाइप खाली थी, हॉलो थी, लेकिन इनका क्या होता है अंदर से सॉलिड। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, एंड द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। तो अपने पास नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है भाई, नोटोकॉर्ड नहीं है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड अलग होता है, मैं कॉर्डेट मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी। तो अपने पास भी नर्व कॉर्ड थी, अब तुम उसे स्पाइनल कॉर्ड से कंपेयर कर सकते हो। हमारे पास जो है वो डॉर्सल, इनके पास जो है वेंट्रल। अपने पास है सिंगल, इनके पास है डबल, अपनी होती है हॉलो, इनकी होती है बेटा सॉलिड। बिल्कुल कंपेयर करके पढ़ो भाई, रटना पड़ेगा नहीं। तो ये जो मैंने बनाई हुई है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज द नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड कुछ नहीं होती बेटा, ये एक्चुअल में एक्सॉन्स ही होती हैं। और ये गैंग्लिया क्या होती है मैम, ये गैंग्लिया कुछ नहीं होती, ये फ्यूज्ड सेल बॉडीज ही होती हैं, फ्यूज्ड सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो एक्चुअल में ये सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडीज से एक्सॉन, सेल बॉडी से एक्सॉन, सेल बॉडी से एक्सॉन, सेल बॉडी से एक्सॉन्स। तो वही एक्सॉन्स ही होती है बेटा जो नर्व कॉर्ड बना रही है, जो 2 है। और ये सेल बॉडीज क्या है, मिलके बना रही है क्या, गैंग्लियन, मिलके बना रही है गैंग्लियन। बेटा अगर समझ में आ गया तो एक दिल बना दो, इतना ही है। अल्टीमेटली पॉइंट तो तुम्हें बेटा ऐसे ही याद रखने हैं ना, जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं बस वही याद रखने हैं। बस एक लास्ट चीज बची हुई है नर्वस सिस्टम में, वो ये समझाना कि मेन कंट्रोल इनके नर्वस सिस्टम का कहां होता है। ये तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है बेटा कि इनका मैक्सिमम नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा इनके बेली रीजन में है, मैक्सिमम नर्वस सिस्टम इनका बेली रीजन में होता है। और इनका
ब्रेन जो है वो ज्यादा किसी काम का नहीं है बेटा, बिल्कुल उन कुछ नलायक एमलेस बच्चों का जो हमारी क्लास में आते हैं, जिनका कोई गोल नहीं है, उनका भी दिमाग का बेटा ज्यादा कोई काम नहीं है, जंग लग रहा है उनके भी बेटा, काहे लेके घूम रहे हो भाई। बेचारा भगवान ने तुम्हें ब्रेन बॉक्स दिया, बट अंदर का सामान जो है वो तुम यूज ही करना नहीं चाह रहे हो, है ना, तो जंग ही लगेगा बेटा। अब कॉकरोच का भी जो ब्रेन है ना, उसके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जिससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी आया हुआ है, बोला कि अगर कॉकरोच के सर को तुम काट दो फिर भी वो जिंदा रह जाता है। बेटा कृपया इन एक्सपेरिमेंट्स को घर में ना करें, कृपया इन एक्सपेरिमेंट्स को घर में प्रयोग ना करें प्लीज, ठीक है, सुपरविजन में भी ना करें प्लीज। कॉकरोच की गर्दन को ना काटें और फिर कहें मैम हमने तो काटा था, हमारा वाला तो मर गया है, मैम आप तो कह रही थी 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। आते हैं बच्चे कुछ कुछ ऐसे कहने, मैम आपने कहा था कि आपने कहा था कट कर दो कॉकरोच का सर, 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा। अरे भाई कंडीशन है भाई, कंडीशन अप्लाइड, मतलब इट कैन लिव फॉर 7 to 10 days। ऐसा क्यों होता है कि मैम उसके सर को काट दो फिर भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है? क्यों जिंदा रह सकता है, अब समझना। मैंने इसकी अगर खोपड़ी उड़ा दी, समझो मैंने ऐसे उड़ा दिया, तो मैं उड़ा के ही दिखाती हूँ, फिर मैं ड्रॉ कर दूंगी। मैंने इसकी खोपड़ी उड़ा दी तो इसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हेड के पास तो नर्वस सिस्टम का ज्यादा पार्ट था ही नहीं। हमारा तो मेन प्रोसेसिंग यूनिट ही हमारा ब्रेन होता है, जिससे सारा कुछ कंट्रोल होता है। हमारा तो यही है बेटा, हम यूज नहीं करते हैं वो अलग बात है, पर हमारा तो सारा प्रोसेसिंग यूनिट यही से है बेटा, जो सबको कंट्रोल कर रहा है। ये गॉन तो भैया सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गॉन। लेकिन कॉकरोच का जो ब्रेन है दैट इज द सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, इसका जो इससे जो नर्व्स निकलती है ना बेटा, वो इनके एंटीना को कंट्रोल कर रही होती है, इनके कंपाउंड आइज को कंट्रोल कर रही होती है, और कुछ माउथ पार्ट्स को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो पूरी बॉडी का कंट्रोल तो इस सुप्राइसोफेजियल के पास है ही नहीं। इसके सुप्राइसोफेजियल जो इसका ब्रेन है, उससे जो नर्व्स निकली वो सिर्फ एंटीना को कंट्रोल कर रही है, कंपाउंड आइज को कंट्रोल कर रही है, कुछ माउथ पार्ट्स को कंट्रोल कर रही है। मेन जो कंट्रोल है नर्वस सिस्टम का वो तो यहां पर है। इससे जो नर्व्स निकलेंगी बेटा वो पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेंगी भाई। तो पूरा मेजर जो कंट्रोल है बॉडी का वो तो मैम इसी की मदद से है। तो इवन इफ यू कट द हेड ऑफ द कॉकरोच, मेजर पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड इन द वेंट्रल रीजन, बेली रीजन, इट कैन स्टिल सर्वाइव। वो मरता क्यों है पता है? क्योंकि उसको खाने को नहीं मिलता, तुमने उसकी मुंडी अलग कर दी। तो अगर वो मर जाता है ना तो वो इसलिए मरता है, बाद में मरेगा ही मरेगा बेटा, जिंदा तो रहेगा नहीं, खाएगा नहीं तो कहां से जिंदा रहेगा बेटा। पापी पेट को भरने के लिए मुंह तो चाहिए भाई, तुमने तो हेड ही निकाल दिया उसका। हेड निकाल दोगे तो खाएगा नहीं तो मर जाएगा। यस, 3D किसका दिखाऊं बेटा? कॉकरोच को खाते हुए 3D लगा रखा है ना लायक, जबरदस्ती का 3D क्यों दिखाऊं? नहीं दिखाऊंगी 3D, इसका 3D जरूरत ही नहीं है, एंटरटेनमेंट चाहिए। समझ गए बेटा? बहुत इजी है, बहुत इजी। इसको लिखवा दूं, इसको लिखवा दूं मेरे प्यारे प्यारे जगसी ने। भाई कितना सुंदर डायग्राम बनाया बेटा, वाह वाह वाह। खुद की डायग्राम पे बेटा खुद की चीज देखो। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, कोई तुम्हारी बेटा देखो कंडीशन अप्लाइड है ना, कंडीशन अप्लाइड है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वयं की तारीफ खुद किया करो, कभी कभी जरूरत होती है। खुद अपने आप को शीशे में देखा करो ना। अब कोई इसे 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 बेटा सेल्फ ऑब्सेशन नहीं कहते हैं, ये दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन। अपने आप को देखा करो और बोला करो आई कैन डू दिस, आई एम द बेस्ट। क्योंकि जो इंसान अपने आप को बेस्ट नहीं बोल सकता तो वो बेटा वो दूसरों से सुन के अपने आप को बेस्ट फील कैसे कर सकता है? अगर तुम ही नहीं फील करते कि तुम बेस्ट हो तो दुनिया के बताने पर ही तुम्हें फील होगा कि तुम बेस्ट हो। फिर तो बेटा इसका कोई, फिर तो तुम जीवन भर ना दूसरों के अप्रूवल की वेट करते रह जाओगे। तो अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए हमेशा बोला करो आई एम द बेस्ट। लेकिन अब करते कुछ नहीं हो, यहाँ का कामचोरी कर रहे हैं, स्पैमिंग कर रहे हैं, है ना, गोबर जैसा डायग्राम बना रहे हैं और फिर कह रहे हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैम ने कहा था आई एम द बेस्ट, तो आई एम द बेस्ट। ऐसे नहीं करना है। पढ़ाई करते हो हर दिन, अच्छे से मेहनत करते हो, स्कूल जाते हो, कुछ अच्छा पूरे दिन भर में प्रोडक्टिव चीजें करते हो, तो शीशे में देख के बोला करो यस आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट, एंड आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो अपने आप को देखा करो यस यू कैन डू इट। और मैं हमेशा बोलती हूँ कभी कभी ना हमेशा दूसरों की अप्रूवल का वेट नहीं करना होता है ना। दूसरों का अप्रूवल का अगर वेट करते रह जाओगे तो जिंदगी भर हमेशा उसी चीज से खुशी मिलेगी कि दूसरे ने तारीफ की, और उसी चीज से दुख मिलेगा कि दूसरे ने बुराई की। जो इंसान उस लूप से निकल जाता है ना बेटा वो बहुत सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। तो खुद को सेटिस्फैक्शन आनी चाहिए अपने आप को, मैं अपनी फेवरेट हूं, वो वाली बात सच है। तो अब तुम अपने फेवरेट नहीं बन सकते तो ना तुम्हारा बेटा, ना तुम किसी और के फेवरेट क्या ही बनोगे, तुम क्या किसी को प्यार दोगे? अपने आप को बेटा सबसे पहले प्यार करना सीखो,
है ना? तो आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट एंड आई विल क्रैक नीट इन 1 अटेम्प्ट। ये डेली अपने आप से बोलना है बेटा, अपने आप से डेली इसको मैनिफेस्ट करो, इस एनर्जी को अट्रैक्ट करो, और साथ में गोबर जैसा डायग्राम मत बनाओ और गोबर जैसी पढ़ाई मत करो। अच्छी पढ़ाई करो, उसके लिए डिसिप्लिन रखो, उसके लिए मेहनत करो, ठीक है? बीच बीच में मोटिवेशन तो आ ही जाता है मैम का। चलो यस, बाकी मैम को भी बेस्ट बोल सकते हो, मेरे को आई डोंट माइंड, यू नो, आई डोंट माइंड यू टेलिंग मी द बेस्ट, यू नो, इट्स ओके। चलो यार नोट डाल के लिखते हैं भाई, पर ड्रामेबाज बच्चे भी हैं सपोले। चलो यहाँ पे नोट डाल के लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, हंसी आ रही है यार, ठीक है? चलो बेटा इसको लिखो फटाफट से, मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड अलोंग दी बेली रीजन। कभी कभी कुछ कुछ बेटा फनी चीजें इसलिए करती हूँ ताकि तुम इतना स्ट्रेस लेके पढ़ते हो ना, वो स्ट्रेस तुम्हें फील ना हो। सिलेबस तो है बेटा, पर वो ज्यादा फील ना हो, तो थोड़ा क्लास को लाइट रखने के लिए ना करना पड़ता है कभी कभी ना। हाँ, तो कभी कभी बच्चों के साथ में ये सारी चीजें करने से उनको भी थोड़ा हल्का फील होता है। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू कीप द क्लास अ लिटिल लाइट, है ना? बाकी पढ़ाई तो करनी है बेटा बिल्कुल, है ना? मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड अलोंग द बेली रीजन एंड हेड holds only a bit of, उसका सिर्फ कुछ पार्ट, a bit of it, है ना? धन्यवाद बेटा सबको, धन्यवाद सबको, बहुत सारा धन्यवाद बेटा। अब जल्दी जल्दी लिखो, सेंसरी स्ट्रक्चर्स तो कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? चलो, हेड होल्ड्स ओनली अ बिट ऑफ इट, supraesophageal ganglion, supraesophageal ganglion, which is located above, which is located above the esophagus, located above the esophagus, has nerves arising from it, controlling only the antennae, eyes and some mouth parts, hence even if we cut the head of cockroach, it can still survive for as good as 1 week, ठीक है? बेली रीजन का मतलब है बेटा वेंट्रल, है ना? डन कर लो बेटा, डन। सेंसरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ग्रेडिंग करेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुड टेक बेटा around 40 minutes. So we will discuss the reproductive system and PYQs and statement based questions and assertion reason in the next lecture. That will be the बेटा, ये चैप्टर इस पूरे बेटा 11th का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा। अब तो बेटा छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे इसके कंपैरिजन में, बट वी हैव डन एंड डस्टेड। हमने बहुत प्यार से पढ़ा, आराम से पढ़ा, क्योंकि आप भी स्टार्टिंग में इस क्लास में आए थे एंड आई एम श्योर अब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी बहुत इजी लगेगी बेटा। लेकिन मेक श्योर आप अच्छे से रिवाइज करो बेटा, सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करो। डन। यस, इट इज द लॉन्गेस्ट। और पता है इस सेशन में ही पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ा है, क्योंकि इसके पिछले साल से तो हमें कंफ्यूजन थी कि फ्रॉग पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। तो हमने पहले एनिमल टिश्यू पढ़ाया, बाद में बेटा कॉकरोच फ्रॉग पढ़ाया, तो बड़ी कंफ्यूजन थी। पहला सेशन ऐसा था कि हमने सारा कुछ साथ में पढ़ाया,
सारा कुछ साथ में पढ़ाया। अब बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स करते हैं, ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स करते हैं। ये देख रहे हो बेटा, ये तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है थोड़ा सा, ये इसकी आंखें बनाई हुई है मैंने, कॉकरोच की आंखें, ठीक है। इन आंखों में खो मत जाना बेटा, ये आंखें इसकी कंपाउंड आईज को दिखाई हुई है। और तुमने अगर मक्खी मूवी देखी है, मक्खी हूं मैं मक्खी सैर कर नरक की, तो मक्खी मूवी में भी ना बड़े छोटे छोटे उसके ना मिनी मिनी इक्विपमेंट्स बनाते हैं। साउथ की मूवी है जो हिंदी में डब की हुई है, मक्खी करके मूवी, बड़ी प्यारी सी मूवी है ना, तो उसकी भी आंखें ऐसी दिखाई हुई है। तो ये एक्चुअल में ऐसी ही दिखती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें, पहले तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, है ना। अब मूवी मत देखने लग जाना वो, पहले मैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स में लिखती हूँ कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स में इनके पास आती कौन कौन सी चीजें। आई को इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है, बाकी तो इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है नाम, जैसे एंटी ने इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। फिर लेबियल पैल्प्स, याद आ रहा है जब मैंने लेबियम बनाया था, तो याद आ रहा है बेटा, मैंने लेबियल पैल्प्स को लेबल कराया था और मैंने कहा था ये सेंसरी स्ट्रक्चर है। जो इनके लोअर लिप थे उससे मैंने ऐसे सींग जैसे स्ट्रक्चर निकाले हुए थे, एक्सटेंशंस निकाले हुए थे, उन्हें लेबियल पैल्प्स बोलते हैं। वैसे ही मैंने बेटा तुम्हें जब मैक्सिला बनाया था जो पेयर में होता है, तो मैंने मैक्सिलरी पैल्प्स दिखाए थे बेटा। अभी आपको डायग्राम में नहीं बनाना है उसे वापस, आपने बनाया हुआ है, वो भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं मैम। इसके अलावा मैम इनके पास एनल सर्काई होती है, मेल और फीमेल दोनों के पास बेटा, जो दोनों के पास है वो सारी चीजें लिख रही हूँ। एनल सर्काई भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अलावा बेटा कंपाउंड आईज, जिनके हेल्प से ये देख पाते हैं, जिनको इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज कंपाउंड आईज दैट दे यूज फॉर विजन, दैट दे यूज फॉर विजन, ठीक है। तो ये होती है बेटा इनकी सेंसरी स्ट्रक्चर्स। अगर आप इनकी कंपाउंड आईज को देखो, जो इनके मतलब एनसीईआरटी ने जो डिटेल में दिया हुआ है बेटा, जो एनसीईआरटी ने डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड आईज को पहले आप लिखो, फिर मैं इसको डायग्रामेटिकली बेटा समझाती हूं। बहुत मजेदार और बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो कंपाउंड आईज यूज्ड फॉर विजन, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि सिंपल आईज भी होती है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती है, जिन्हें ऑसिलाई बोलते हैं। विजन यानी कि देखने के काम में तो मैम कंपाउंड आईज होती हैं। फिर इसकी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी ने दी हुई है कि ईच कंपाउंड आईज कंसिस्ट ऑफ, ईच कंपाउंड आईज कंसिस्ट ऑफ, हर एक कंपाउंड आईज में बेटा होते हैं कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, 2000 हेक्सागोनल, 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओमैटिडिया या ओमैटिडियम, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है, ओमैटिडियम या ओमैटिडिया। अब मैं आपको बना के बताती हूँ, ठीक है, पहले मैं बना के बताती हूँ। और एक चीज दी हुई है कि इनके विजन को बोला जाता है, इनके विजन को बोला जाता है मोजाइक विजन। क्या मतलब है इसका ये भी समझाती हूँ। इनके विजन को बोला जाता है मोजाइक विजन बेटा। और मोजाइक विजन का मतलब क्या होता है मैम? मोजाइक विजन का मतलब होता है दे सी द इमेज इन बिट्स एंड पीसेस। तो हमारी जैसी विजन नहीं होती है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। बिट्स एंड पीसेस पहले लिख लो ना, फिर समझाती हूँ। और इनकी जो विजन है, विजन नहीं ऐसे लिखो, इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो हाई होती है और जो रेजोल्यूशन होता है वो लो होता है, रेजोल्यूशन लो। ऐसा यूजुअली आपको नॉक्टर्नल यानी कि रात में देखने वाले, रात में नॉक्टर्नल विजन, नॉक्टर्नल एनिमल्स में यूजुअली आपको ऐसा ही नजर आता है। बस इतना ही लिखना है बेटा, सिर्फ इतना ही लिखना है। अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। सृष्टि बेटा धन्यवाद। इरफान बेटा जाना तो पड़ेगा ना मैम, पीसेस को जोड़कर एक इमेज बनती है। भावनीत बेटा बिल्कुल, यस यस एवरीवन। साधना यस 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 यस। मयंक गुप्ता, विशेष, दूसरी बार इसका नाम आया यार आज। एक बच्चा लिख रहा है 8K विजन। ठीक है, अभी सुनो इसकी बात, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने लिखा कि मैम अगर इसको, अब बेटा ना इसको तुम छोटा से बना भी सकते हो। जब भी हम किसी इंसेक्ट की आंख को इमेजिन करते हैं ना,
तो हम हमेशा ऐसे ही इमेजिन करते हैं। क्या तुम मेरे से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, है ना? मेरे से रिलेट कर बेटा, मैं ना सबके नाम नहीं ले पाती हूँ, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा आपकी क्लास में हजारों लाखों बच्चे हैं, तो आपको तो पता ही है एक सिंगल इंसान कितने लोगों का नाम ले सकता है। बट आप हमेशा याद रखो, सारे बच्चे मेरे दिल में है यार, और कॉकरोच के ओमैटिडियम में। अगर एक बार तुम कॉकरोच के ओमैटिडियम में आ गए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके, बेटा ये खाएगा नहीं, टुकड़े टुकड़े करके इमेज बनाएगा ये। कुछ भी सोचते हो। देखो सुनो बेटा, तुम क्या मेरे से रिलेट कर पा रहे हो? कभी किसी इंसेक्ट को इमेजिन करते हैं कि उसकी आंखें में आंखें कैसी दिखती होगी जूम करके, तो आई थिंक, आई एम श्योर इनफैक्ट कि तुम ऐसे ही इमेजिन करते होगे। आई एम श्योर तुम ऐसे ही इमेजिन करते होगे। अब बेटा सारा बनाऊं कैसे भाई? ऐसे हेक्सागन हेक्सागन जैसे स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं ना बेटा, ये इनके ओमैटिडियम कहलाते हैं। ये इनके ओमैटिडियम या ओमैटिडिया कहलाते हैं। हर एक कंपाउंड आई में बेटा ऐसे 2000 स्ट्रक्चर होते हैं। हर एक कंपाउंड आई में बेटा ऐसे 2000 स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोला जाता है ओमैटिडियम या ओमैटिडिया। एक बार मुझे बना लेने दो। अब बेटा ना मेरे अंदर भी तो ऐसे ओसीडी की प्रॉब्लम है ना, जब तक पूरा बनाऊंगी नहीं ना तब तक, बना तो मैं एक ही थोड़ा छोड़ सकती थी, बट मैंने पूरा बनाया है ना। तो ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना बेटा, इन्हें बोला जाता है ओमैटिडियम। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने होते हैं एक कंपाउंड आई में बेटा, 2000 होते हैं एक कंपाउंड आइज में। हाँ हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा है, हाँ हाउस फ्लाई है ना। तो जैसे बेटा इसको क्या बोला आपने, ओमैटिडिया या ओमैटिडियम। फिर मैंने बोला कि इनका जो विजन होता है रात में एक्टिव है बेटा, तो रात में एक्टिव है तो नॉक्टर्नल विजन है। नॉक्टर्नल मतलब नाइट में। आपको पहले दिन मैंने बताया था ना, कॉकरोच आपके घरों में रात में निकलते हैं, तो नॉक्टर्नल का मतलब है नाइट में। तो इनकी नॉक्टर्नल विजन होती है। और मोजाइक टाइल्स भी होती हैं। मोजाइक टाइल्स पता है किसी को? मोजाइक टाइल्स टुकड़े 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 जुड़े हुए होते हैं। तो ये ना कंप्लीट इमेज नहीं देख पाते। जैसे हम किसी भी इमेज को देखते हैं तो हम पूरा इमेज देखते हैं। अगर मैं किसी बॉटल को देखूंगी तो मैं बॉटल को, कंप्लीट बॉटल को देख पाऊंगी, है ना मेरे। लेकिन कॉकरोच की विजन ऐसी नहीं होती है। कॉकरोच के पास ये 2000 जो बेटा ये है ना ओमैटिडिया या ओमैटिडियम, इनमें इमेज कैसे कैप्चर होती है, टुकड़ों में, टुकड़ों में, बिट एंड बिट एंड बिट एंड बिट, बिट बाय बिट बाय बिट बाय बिट, टुकड़े 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 टुकड़े। तो ये क्या कराते हैं, बहुत सारे एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज बनाते हैं, और उन टुकड़ों को फिर बेटा ये मतलब वो कैप्चर जब होता है फिर वो देख पाते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो एक कंप्लीट इमेज नहीं देखते, ये कैसे देखते हैं बेटा, बिट्स एंड पीसेस में। और ऐसी इमेज को बोला जाता है मोजाइक विजन। क्या बोला जाता है, मोजाइक विजन। लेकिन ठीक है मोजाइक विजन तो ठीक है, मोजाइक विजन हमने लिख भी दिया कि बिट्स एंड पीसेस में देखा, लेकिन इनकी जो आंखों की सेंसिटिविटी है, क्योंकि कम लाइट में भी काम कर पा रहे हैं, जरा सा भी कुछ है तो इनको बेटा सेंसिटिव बहुत है कि कुछ है, पता चल जाएगा, सेंसिटिविटी ज्यादा है। जैसे कई बेटा आप बोलते हैं ना लोग सेंसिटिव होते हैं, मतलब छोटी सी बात पे यार रोना आ जा रहा है, लेकिन बेटा ये गलत बात है। सो छोटी सी बात पे अगर किसी को रोना आता है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, और इसमें किसी का मजाक नहीं बोलना चाहिए कि अरे यार इसको तो हर बात में रोना आ जाता है, भाई रोती ही रहती है, रोता ही रहता है। अब भाई तू लड़का है, भाई तू क्यों रो रहा है? तो क्योंकि ये वाला टॉपिक बेटा आया तो मेरे को लगा भाई मॉरल वैल्यू भी बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट सेंसिटिव का मतलब किसी को छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है ना, कुछ बोल दिया, कुछ छेड़ दिया तो बुरा लग गया, वैसे सेंसिटिव बोल रहे हो, मतलब छोटा सा भी किया तो सेंसिटिव। वैसे ही इनकी सेंसिटिविटी बहुत तगड़ी है, मतलब अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना इनको पता चल जाएगा, तुरंत देख सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। जैसे हम दो ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखे हैं तो मेरी क्लैरिटी बड़ी, मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन इनके पास जो क्लैरिटी होती है ना, रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लैरिटी, क्लैरिटी इनकी पुअर है, रेजोल्यूशन लो या फिर बोलते हैं पुअर, रेजोल्यूशन इज पुअर, मतलब क्लैरिटी इनकी उतनी नहीं है, सेंसिटिव बहुत है। रात में देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा सेंसिटिव तो होंगे ही, है ना। यस एवरीवन, यस एवरीवन, ठीक है। एक बार बेटा यहां तक की एनसीईआरटी कर ले, यहां तक की एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले। कौन आया है भाई क्लास में? यस एवरीवन, डन 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 एवरीबॉडी। एक बच्चा कह रहा है आई क्राई सो इजीली, प्लीज प्लीज हेल्प मी। बेटा यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है।
और कोई इमोशनल होना और आंसू गिराना आपको गलत सिखाया गया है अगर आपको ये बताया गया है कि ये बुरी बात होती है। किसने बोल दिया बेटा? ये बिल्कुल बुरी बात नहीं होती। ये कंपाउंड आइज तुम्हें दिख गई? अब बेटा एक बारी नर्वस सिस्टम और सेंसरी स्ट्रक्चर का एक पैराग्राफ है, उसे रीड कर लेते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोगों में बेटा उन लोगों में बेसिक वैल्यूज नहीं होती है बेटा। तो उन लोगों में प्रॉब्लम है जो लोग इमोशनल नहीं होते, उन लोगों में प्रॉब्लम है भाई जो नहीं रोते हैं। उन लोगों में प्रॉब्लम नहीं है जो रोते हैं। रोना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बीमारी थोड़ी है, इमोशनल एक्सप्रेशन है। भाई तुम पत्थर दिल हो अगर तुम्हें रोना नहीं आ रहा, तुम पत्थर दिल हो अगर तुम्हें बेटा दुख नहीं हो रहा, पत्थर दिल कहीं के। चलो ऐसे बोल दिया करो। The nervous system of cockroach consists of a series of fused segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives. बेटा ऐसे कनेक्टिव्स का मतलब है ये जैसे गैंग्लिया हैं, इनके बीच में ये कनेक्टिव्स हैं, कनेक्ट करने वाले, जो इवेंचुअली आपको पेयर में पूरा नर्व कॉर्ड बनते हुए दिखेगा। लेटरल साइड्स में कनेक्टिव्स हैं, पेयर्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियंस एंड दीज आर द कनेक्टिव्स। अल्टीमेटली ये पूरा बेटा क्या बना रहे हैं बेटा? ये पूरी ऐसे करके नर्व कॉर्ड बन रही है दो। ऑन द वेंट्रल साइड में है 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स एंड 6 गैंग्लिया इन द एब्डोमेन। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैला हुआ है बेटा ये, ठीक है। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड along the belly part of its body. Majorly मैम belly part में होता है और head में बहुत कम part होता है. So now you understand that if the head of the cockroach is cut off, it will still be live for as long as 1 week. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी आपने। मतलब आपने 4 लाइन एक्सप्लेन कर दी, 5 लाइन, और फिर आपने कहा है नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ। कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया है और डायरेक्टली लिख दिया है। बट आई एम श्योर आपको समझ में आ गया है बेटा कि क्यों, क्योंकि मेजरली वो वेंट्रल साइड पे है, वेंट्रल साइड से बॉडी का कंट्रोल है, हेड से सिर्फ एंटीना और ये कंट्रोल होता है। एनसीईआरटी जिंदाबाद बेटा, एनसीईआरटी की नो बुराई बेटा, पाप लगेगा। इन हेड रीजन बेटा ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन व्हिच सप्लाइज नर्व्स टू एंटीने एंड कंपाउंड आइज एंड इवन बेटा लेब्रम माउथ पार्ट्स के में भी कुछ होता है ना। इन कॉकरोच सेंस ऑर्गन्स आर बेटा एंटीने, आईज, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, एनल सर्काई एक्सेट्रा, ठीक है। The compound eyes are situated at the dorsal surface of head. Compound eyes dorsal surface पे होता है। चाहो तो बेटा इसे लिख लो, हमने लिखा नहीं है तो, लेकिन आप चाहो तो इसे ऐड कर लो, ठीक है। डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है। चलो, Each eye consists of about 2000 hexagonal ommatidia. सिंगुलर में ओमैटिडियम बोलते हैं और मल्टीपल अगर है, प्लूरल में अगर है तो ओमैटिडिया बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ बेटा सेवरल ओमैटिडिया, बहुत सारे ओमैटिडिया, एक आंख में 2000 ओमैटिडिया है। अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ही मल्टीपल इमेजेस बेटा इसको मिलते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में मिलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन। सेंसिटिविटी मोर बट लेस रेजोल्यूशन बी कॉमन इन द नाइट, हेन कॉल्ड एज नॉकटर्नल विजन। डन एंड डस्टेड। आपको मैं बता दूं, अब हमें पता है सिर्फ कितना पढ़ना है, अब हमें सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ना है बेटा, इतना, और ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है इसका डेवलपमेंट। तो अगली क्लास में 40-45 मिनट्स में बेटा ये खत्म भी होगा। और बेटा मैं ये छोड़ के जा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा ना ऑलरेडी पढ़ के आओ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ कुछ पॉइंट्स ना बेटा लिख के लेके आऊं ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, है ना। थोड़े थोड़े पॉइंट्स, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना डायग्राम बनाना है, तो जब मैं आपको चीजों को डायग्राम से समझा दूंगी तो अगर वो ऑलरेडी भी मैं लिख के लेके आऊंगी ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी समझने में। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम 40-45 मिनट्स में अराउंड रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे। 1 घंटा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में अगले हफ्ते बिल्कुल तैयार रहना बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं ये वाले 2 स्लाइड्स आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने का मन करे, जो कि बहुत मुश्किल से करता है, बट कर लेना, ठीक है। तो यहीं तक छोड़ के जा रही हूँ। मैं आप लोगों को लिख के भी जा रही हूँ बेटा, यहाँ पे क्या लिख के जा रही हूँ, होमवर्क में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का पढ़ के आना और पूरा चैप्टर पढ़ के आना। इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का थोड़ा सा पढ़ के आना, प्लस होल चैप्टर एक बारी बेटा अपनी निगाहों से एक बारी देख लेना, ठीक है, ताकि आप बेटा फोड़ दो, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को मार्क्स देना है।
मार्क्स कैसे देना है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हें नंबर मिले तो तुम 4 मार्क्स दोगे, अगर तुम्हें नंबर सपोज गलत हो गया तो तुम -1 दोगे, और अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, अटेम्प्ट तो तुम्हें सारे करने हैं बेटा, अटेम्प्ट सारे करना, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 दोगे, बट तुम अटेम्प्ट तो सारे करोगे, और चीटिंग कुछ मत करना बेटा। इससे क्या होगा ना, अपनी एनालिसिस कर पाओगे, मेरी बात समझ रहे हो। ये जो आप लोगों का बेटा लिया जाएगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, जो पूरा सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, ये इसलिए नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि भाई देख तूने कहा था ना गोबर जैसा दिमाग गोबर जैसा पेपर दे रहे हैं, नहीं भाई, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं, आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, कहाँ एग्जैक्टली गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको भी 2 मिनट का टाइम दूंगी, 2 मिनट तो नहीं लगना चाहिए बेटा। मैं आपको एक बात बताऊं, बायोलॉजी में क्वेश्चंस में अगर 2 मिनट ले लिए फिर तो बेटा नीट में हो गया। आपको स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, तो बहुत ज्यादा टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है बेटा। मतलब अभी तो चलो तुम फर्स्ट टाइम करोगे तो मैक्सिमम मैं तुम्हें दूंगी 40-60 सेकेंड्स मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अगर स्टेटमेंट वाला है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी स्पीड बने यार, कि स्पीड में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीड में। क्लासेस के बीच में मैंने इसीलिए क्वेश्चंस नहीं कराए ताकि हम एक डेडिकेटेड सेशन ले सकें, एक डेडिकेटेड सेशन जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिसमें आपको ये एनालिसिस आप ये कर पाओ कि भाई कहाँ गलती हो रही है। तो पूरे चैप्टर की एनालिसिस करना ज्यादा अच्छा है, और आई थिंक आपके लिए बाद में ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ बेटा, बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ, और ये मैं मतलब ये किसकी जिम्मेदारी है, ये सारे उन बच्चों की जिम्मेदारी है जो बच्चे जेन्युइनली लेक्चर देखते हैं, फॉलो करते हैं, कि अपना बेटा वैल्यूएबल कमेंट एंड फीडबैक जरूर दें। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं छोड़ के जा रही हूँ कि आप लोग ये जरूर करना, बिकॉज दैट इज द मोटिवेशन फॉर अस। और हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स और फीडबैक अपने लिए, अपने मैम के लिए देंगे। और मैं आप लोग को एक छोटा सा आज मोटिवेशनल गाना सुनाती हूँ, जो पता नहीं मैंने तुम्हारी क्लास में सुनाया है या नहीं, बट मैं सुना देती हूँ, ठीक है। मैंने पुराने अर्जुनास को तो सुनाया जो अब आपके लक्ष्यंस हो गए, आप लोग को एक सुनाती हूँ, कल वाला गाना। कल वाला गाना, अच्छा ये वाला गाना तुम्हें अच्छा लगेगा जो मैं सुना रही हूँ। रास्ते हैं भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, रास्ते हैं भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहां, बेसब्रियां बेसब्रियां, हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो बेटा, धन्यवाद आप लोग इतने प्यार से पढ़ाई करने के लिए। हम मिलेंगे बेटा अब अगले सप्ताह, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार बेटा, नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय।